अध्याय 426 बाद में अन्वेषण करें। अध्याय 426 बाद में अन्वेषण करें। सुबह उठते ही निंग शी ने सबसे पहले ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जाकर लिंग झिझी को स्क्रिप्ट पर निर्णय की खुशखबरी सुनाई। संयोगवश लिंग झिझी को भी अच्छी खबर मिली। वेतन भुगतान का समय। वेतन इतनी जल्दी आ गया? निंग शी ने सुखद आश्चर्य से कहा। क्योंकि कल रात आपके और जियांग मुये के खेल का लाइव स्ट्रीम इतना अच्छा रहा। गेमिंग कंपनी बहुत संतुष्ट थी और उसने भुगतान की तारीख आगे बढ़ा दी, लिंग झिझी ने समझाया। निंग शी ने खुशी से कहा, ये तो कमाल है। और तभी उसने जियांग मुये को और न मारने का फैसला कर लिया। लिंग झिझी ने कहा, ये पहले ही बैंक में जमा हो जाना चाहिए था, बाद में अपना खाता जांच लीजिएगा। ठीक है, निंग शी ने नया संदेश पाकर जवाब दिया। संयोग से ये बैंक से वेतन ट्रांसफर होने का संदेश था। बहन झिझी, मुझे मिल गया है। लिंग झिझी हंसा। बहुत बढ़िया, यह अच्छी बात है कि आज तुम्हारे पास काम नहीं है। तुम्हें बाहर जाकर आराम करना चाहिए। लिंग मन्यो पहले अपनी ही भलाई के लिए बहुत ज्यादा शांत रहती थी। खासकर मशहूर होने के बाद वह इतनी उदास हो गई थी कि न तो कोई चीज उसकी रुचि जगा पाती थी और न ही जुनून। जब उसने निंग शी का ऊर्जावान व्यवहार देखा तो लिंग झिझी, जो इतने सालों से मनोरंजन जगत में रहकर थक चुकी थी, अचानक भावुक हो गई। निंग शी ने सिर हिलाया। धन्यवाद बहन झिझी, कंपनी को धन्यवाद। उसके जाने के बाद निंग शी सबसे पहले अपार्टमेंट में लौटी। सबसे पहले उसने 2 बैंक खाता संख्याएं निकाली और एक में $100,000 तथा दूसरे में $50,000 डाल दिए। बहुत जल्दी ही फोन की घंटी बज उठी। निंग शी ने खुशी से उसे उठाया। नमस्ते डायरेक्टर ताओ, क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ से एक वरिष्ठ महिला ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ। हम सब यहाँ ठीक हैं। मिस निंग शी, क्या आपने फिर से अनाथालय में पैसा जमा किया? निंग शी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे मेरा वेतन मिल गया। फोन के दूसरी ओर से आवाज चिंतित थी। लेकिन इस बार तो ये बहुत ज्यादा है। $100,000। मुझे पता है कि आप बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ बचाना होगा। चिंता मत करो डायरेक्टर, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। मैंने सब दान नहीं किया, बस इसका इस्तेमाल करो। बहुत जल्द सर्दी आने वाली है। बच्चों के लिए कुछ कपड़े और सूती कंबल खरीद लो। हाय, तो मैं मान जाऊंगा। बच्चों की तरफ से शुक्रिया। तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अब ज्यादा मेहनत मत करो और ज्यादा थको मत। मुझे पता है, धन्यवाद निदेशक महोदय। फोन रखने के बाद निंग कसी का दिल गर्म हो गया। उसने 5 साल पहले से इस अनाथालय को दान देना शुरू कर दिया था। पहले उसके पास ज्यादा बचत नहीं थी, ये बहुत बुरा था, लेकिन अब वह आखिरकार ज्यादा दान कर सकती है। बाकी $50,000 उसके पालक माता पिता के खाते में जमा कर दिए गए। उसे अब भी इस बात का मलाल था कि वह इतने सालों तक घर नहीं लौटी। उसने और पैसे जमा नहीं किए क्योंकि वह जानती थी कि वे ज्यादा पैसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने हिसाब लगाया कि उसके पास प्रवक्ता शुल्क का आधा हिस्सा बचा है, जो $150,000 था, जो उसके अन्वेषण के लिए पर्याप्त था। अपने वित्तीय प्रबंधन के नजरिए से वह हमेशा अपनी बचत के बजाय दूसरों को देने को प्राथमिकता देती थी। आमतौर पर जब पैसा उसके हाथ में आता तो वह उसे बहुत जल्दी खर्च कर देती और कुछ पैसे सिर्फ खाने के लिए ही बचा पाती। संयोग से उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत जल्द दादाजी का जन्मदिन आने वाला था। कोई बात नहीं, उसे पहले जन्मदिन का उपहार खरीद लेना चाहिए और थोड़ी देर और धैर्य रखना चाहिए। निंग परिवार आखिरकार अमीर था और यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति अन्य दादाओं की तरह अपनी पोती के बहुत करीब नहीं था, फिर भी वह उसकी बहुत परवाह करता था। निंग याओहुआ और झूंग लिंग्यू उसकी शिष्टाचार की कमी से शर्मिंदा थे और उसे दोषी ठहराते और उससे घृणा करते थे। केवल उसके बूढ़े दादा ही अकेले में उसकी गलतियों को एक एक करके सुधारते थे। हालांकि वे सख्त थे, फिर भी वे उसके भले के लिए सोचते थे। घर छोड़ने के बाद उसके दादा ने उसे कई बार घर जाने की सलाह दी थी, लेकिन दुख की बात है कि वह बूढ़े व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं कर सकी। अध्याय 427 उपहार केवल कीमत के बारे में नहीं है। अध्याय 427 उपहार केवल कीमत के बारे में नहीं है। इंपीरियल के सबसे व्यस्त शॉपिंग सेंटर में चारों ओर देखने के बाद उसने अंततः कुछ ज़ेड आभूषण खरीदने का निर्णय लिया। बूढ़ा व्यक्ति बौद्ध था और उसे ज़ेड रत्न पसंद था, इसलिए उसे ज़ेड मोतियों से बना कंगन दिलाना उचित होगा। शैतान की सबसे बड़ी प्रशंसक होने के नाते और बॉस के प्रति अपने अटूट विश्वास के कारण निंग कसी ने अन्य दुकानों की ओर देखा तक नहीं और सीधे ज़ेड ट्रेजरी की ओर चल पड़ी। जैसे ही निंग शी अंदर आए, एक थोड़ा मोटा आदमी जिसने पुराने स्कूल की बनियान और छोटी आंखें पहनी थीं, उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आया। हाय सुंदर महिला, आप क्या ढूंढ रही हैं? निंग शी ने आज एक साधारण सा पहनावा पहना था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। गौर से देखने पर ही लोग उसके प्यारे चेहरे की ओर खींचे चले आते थे। हालांकि मालिक को नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन अनुभव से उसे पता था कि वह कोई मशहूर हस्ती है और अगर वह काफी अमीर दिखती भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वह इतनी मशहूर न भी होती तो भी शायद कुछ महंगा जरूर खरीदती, इसलिए उसने खुद ही उसकी सेवा की। निंग शी ने प्रदर्शित ज़ेड आभूषणों के विशाल संग्रह को देखा और थोड़ा उलझन में बोली, मेरे दादाजी अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और मैं उनके लिए ज़ेड मोतियों वाला एक कंगन खरीदना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? हाँ बिल्कुल। मालिक ने जल्दी से शेल्फ खोला और ध्यान से कुछ कंगन निकाले। तुम्हारा यहाँ आना कितना अच्छा समय था। हमें अभी अभी नए आइटमों का एक नया बैच मिला है। इनके रंग देखो, सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। अगर तुम इन्हें उपहार में दोगे तो ये तुम्हें जरूर लोगों की नजरों में ला देंगे।
निंगशी को जेड आभूषणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दुकान के मालिक के अनुसार उनकी कीमत काफी अधिक होगी, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए पूछा, इनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है? कीमत तो तय नहीं है, लेकिन ये लगभग 1 से 2 लाख डॉलर के आसपास हैं। बेशक ये और भी बेहतर हैं, तो अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो मैं आपको कुछ और दिखा दूंगा। मालिक की आंखें खुशी से चमक उठीं, ये देखकर कि मालिक उसे महंगे जेड आभूषणों की सिफारिश करता रहा। निंगशी अजीब तरह से मुस्कुराई। क्या वह अमीर लग रही थी? कोई बात नहीं, क्या आपके पास कुछ सस्ता है? निंगशी ने मालिक की सिफारिशों की झड़ी लगाते हुए बीच में ही टोक दिया। सस्ता? मालिक थोड़ी देर रुका और निंगशी का जायजा लिया, फिर उसने सारे कंगन रख लिए, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, जरूर, हमारे पास कुछ सस्ता भी है। जरा इधर देखो, रंग थोड़े से अलग हैं, पर अच्छे हैं और दाम भी वाजिब हैं। सिर्फ 7 से 8 लाख डॉलर। मैं डिस्काउंट भी दूंगा ताकि तुम इन्हें 6 लाख डॉलर में ले सको। निंगशी ने अपनी भौहों के बीच चुटकी काटी और सीधे मुद्दे पर आ गई, कुछ और भी सस्ता? क्या आपके पास 150,000 डॉलर के अंदर कुछ है? 11.50 हजार डॉलर। ये सुनकर मालिक की मुस्कान गायब हो गई और उसका लहजा भी बदल गया। सुंदर महिला, 1.50 हजार आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ उन्हीं लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं जो जेड के गहनों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। इतनी कम रकम से आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता, और फिर आप किसी बुजुर्ग के लिए तोहफा खरीद रही हैं, इसलिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, खासकर जेड ब्रेसलेट जैसी चीजों के लिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको कोई समझौता करना चाहिए। निंगशी मुस्कुराई, आप सही कह रही हैं, लेकिन उपहार की कीमत के बजाय प्रयास और अर्थ अधिक मायने रखता है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हूँ, जिसका मतलब है कि मैंने इस उपहार में अपना पूरा दिल लगा दिया है। मालिक व्यंग्यात्मक लहजे में हंसा, लेकिन जाहिर है उसने अपनी हंसी को हाथ से छिपा लिया ताकि ज्यादा जाहिर न हो। उसने शेल्फ बंद की और उससे कहा, तो तुम इस जगह से चुन सकती हो। इस पंक्ति में सभी चीजें 1.5 लाख डॉलर से कम की हैं। अगर वहां वाली पंक्ति सस्ती है तो। अध्याय 428, लूक ऑपरेशन की लेडी बॉस। अध्याय 428, लूक ऑपरेशन की लेडी बॉस। हे, अगर आपको कुछ और भी सस्ता चाहिए तो मेरा सुझाव है कि आप कहीं और जाएं। जेड ट्रेजरी में हम घटिया क्वालिटी का सामान नहीं बेचते। मालिक अपनी बात पूरी करके चला गया। 150,000 डॉलर दूसरों के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन क्या मजाक है। वह जेड ट्रेजरी का मालिक था, जहां कई अमीर लोग अक्सर आते थे और वह आमतौर पर कुछ मिलियन तक के सौदे कर पाता था, इसलिए 150,000 का सौदा उसके समय और व्यक्तिगत सेवा के लायक नहीं था। ऐसी दुकानों में आमतौर पर दिखावटीपन होता है, लेकिन शुक्र है कि निंगशी पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयार थी। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने बस कंगन चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। जेड ट्रेजरी ने लोगों को गुणवत्ता का आश्वासन दिया, इसलिए भले ही यह सस्ता था, फिर भी यह अन्य दुकानों से खरीदने की तुलना में बेहतर उत्पाद था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, छी, क्या मजाक है। मान लो कि तुम इतने गरीब हो कि इन्हें खरीद नहीं सकते। इन लच्छेदार बातों की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि मालिक मूर्ख है? निंगशी ने देखा और भौहें चढ़ा दी। कितनी छोटी दुनिया है। अभी अभी जो बोल रही थी वो लियांग बिकिन थी, जो चैनल के कपड़े पहने हुए थी, और उनके बगल में सू यिमो एक लंबी ड्रेस में थी। हमेशा की तरह उनके पीछे कुछ और लड़कियां भी थीं। सभी कलाकार उनकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश कर रही थीं। यो, देवी सू, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सोच रहा था कि आज मेरी बालकनी पर पक्षी क्यों गा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे तुम्हारे आने का जश्न मनाएंगे। छोटी आंखों वाला मालिक जल्दी से उनके पास गया और खुशामद करने लगा। ये सिर्फ सू यिमो की लोकप्रियता की वजह से नहीं था, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि लूक ऑपरेशन की महिला बॉस बनने की सबसे ज्यादा संभावना उनमें थी। भला वह कोई गलती कैसे कर सकता था? यह विशेष रूप से तब था जब हाल ही में एक अफवाह फैली थी कि कैसे लू टिंगजियाओ वास्तव में सू यिमो का पक्षधर था, और यहाँ तक कि उसे सीधे अपने कार्यालय में भी लाया था। ये सच से बहुत दूर नहीं होगा, या शायद मालिक ने ऐसा सोचा होगा। देवी सू, कृपया अंदर आइए। जियो यू, जल्दी से पीछे से सबसे अच्छी चीजें निकाल कर लाओ। जियो कुई, जाकर चाय बनाओ और उस अच्छी टाई गुआन यिन चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करो जो मैं उस दिन लाया था। मालिक ने उन्हें आदेश दिया। सभी कर्मचारी व्यस्त हो गए और सू यिमो से बात करने की कोशिश करने लगे। बेशक हर कोई अपनी होने वाली महिला बॉस की नजरों में रहना चाहता था, चाहे सू यिमो कितनी भी शांत क्यों न हो। वह मालिक की चापलूसी करने की रणनीति पर मुस्कुराई। आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इधर उधर देख रही हूँ। मालिक ने तुरंत जवाब दिया, सुश्री सू, आपकी सेवा कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये वास्तव में कुछ खास नहीं है। लियांग बिकिन ने विजयी भाव से अकेली निंगशी को देखा, जिसकी कोई सेवा नहीं करता था, और वह मालिक की ओर देखकर मुस्कुराई। मालिक, आपने अपने मुंह पर बहुत सारा शहद लगाया होगा। आपके शब्द कितने मीठे हैं। सुश्री लियांग, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मेरे दिल से आता है। बोलते हुए उन्होंने वे चीजें निकाली जो कर्मचारी ने निकाली थीं और उन्हें ध्यान से सू यिमो के सामने रख दिया। सू यिमो ने लापरवाही से एक चमकदार जेड कंगन उठाया। नई वस्तुएं? मुझे याद नहीं कि पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो इसे देखा था। आपकी नजरें तेज हैं, सुश्री सू। सच में, सामान की एक नई खेप अभी अभी आई है और सभी बेहतरीन क्वालिटी के हैं। बेशक वे अभी भी आपकी पहचान के लायक नहीं हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो बस कुछ चुन लीजिए। मालिक ने अपने उज्ज्वल भविष्य की आशा में अपने हाथ मलते हुए कहा।
अध्याय 429 गरीब फिर भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 429 गरीब फिर भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। लियांग बिकिन ने उत्साह से जेड आभूषणों पर अपनी उंगलियां फिराईं। चचेरी बहन, ये जेड आभूषण वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें ये इतने पसंद हैं। केवल जेड ही तुम्हारी असाधारण आभा से मेल खा सकता है। वह सही कह रही है, सोना और चांदी बहुत घटिया हैं। बाकी कलाकार भी उनकी बात से सहमत हो गए और उनका ध्यान सुयिमो के सामने रखे उच्च गुणवत्ता वाले जेड आभूषणों पर गया। उनमें से एक ने शिकायत की, बॉस, जब हम यहाँ थे तब आपने हमें ये चीजें पहले कभी नहीं दिखाईं। बॉस, आप कितने पक्षपाती हैं। आप उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार अच्छा जेड केवल एक सुंदर व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त है। केवल यिमो ही इन जेड के साथ अच्छी जोड़ी बना सकता है। इसलिए चलो यहाँ खुद को शर्मिंदा न करें। सारी चापलूसी सुनकर सुयिमो गर्व से मुस्कुराई। उसे जेड ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और वह उससे खेलती रही। अचानक लियांग बिकिन को कुछ याद आया और उसने निंगक्षी को घूरा, फिर मालिक से धीरे से कहा, मालिक, आप यहाँ चीजों को ठीक से नहीं संभाल रहे हैं, है ना? दुकान का मालिक चिंतित था। यह क्या है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? कृपया मुझे बताइए, सुश्री लियांग। मैं तुरंत इस पर काम करूंगा। लियांग बिकिन ने निंगक्षी की ओर सीधे देखा, बात तुम्हारी सेवा की नहीं है। असल में तुम हमारी इतनी अच्छी सेवा कर रही हो कि सब लोग यहीं हैं और कोई भी दुकान की तरफ नहीं देख रहा। कौन जाने कोई बेचारा तुम्हारा जेड चुराने का मौका ले ले तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सुनकर मालिक ने सहजता से निंगक्षी की ओर देखा। दुकान में सुयिमो के समूह के अलावा केवल निंगक्षी ही थी जो अभी भी अपने जेड मन के कंगन का चयन कर रही थी। पहले तो उसने सोचा कि यह महिला कोई बड़ा सौदा करने में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कौन जानता था कि वह इतनी कंजूस है। मालिक ने गंभीरता से सिर हिलाया, सुश्री लियांग, आप सही कह रही हैं। फिर उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, जियोयू, जाओ और उसकी देखभाल करो। मैं। जियाओयू ने आश्चर्य से उसकी नाक की ओर इशारा किया। हाँ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, अगर कुछ गायब हुआ तो तुम्हारा सिर कटा जाएगा। हाँ बॉस। जियोयू अनिच्छा से निंगक्षी के सामने काउंटर पर चला गया। जब उसने देखा कि निंगक्षी एक कंगन की जांच करने में व्यस्त थी तो जियोयू ने विनम्रता से अपनी अधीरता छिपाने की कोशिश की। मिस, आप काफी समय से इसे ढूंढ रही थीं। क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? बाकी सब तो लेडी बॉस के साथ थे और सिर्फ उसे ही भेजा गया। वह अधीर कैसे न होती, उसे बस यही उम्मीद थी कि यह औरत जल्दी से अपना सामान समेटकर चली जाएगी। निंगक्षी अपने हाथों में जेड मनके वाले कंगन को ध्यान से देख रही थी और उसने मजदूर के अधीर भाव पर ध्यान नहीं दिया और फिर उसने पूछा, क्या इस कंगन के पीछे कोई विशेष अर्थ है? निंगक्षी ने सोचा कि जब वह इसे अपने दादाजी को देगी तो वह इसके साथ कुछ शुभ बात कह सकेगी। निंगक्षी का सवाल सुनकर लियांग बिकिन ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। सस्ते जेड का क्या मतलब हो सकता है? बस कोई भी खरीद लो। कैसा गंवार है, अभी भी इसका और उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। कलाकारों ने कहा, जब कोई गरीब व्यक्ति बड़ा बनने का प्रयास करता है तो यही होता है। लियांग बिकिन ने आगे कहा, मैं सही था। यह महिला वास्तव में सार्वजनिक रूप से भी खुद को शर्मिंदा करती है। अरे, मैं सचमुच ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। सेकंड मास्टर की पसंद अच्छी हुआ करती थी। जिन लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा था वे सभी बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन लगता है इस बार वे चूक गए। मजेदार बात यह है कि लोग उसकी तुलना यिमो से कर रहे हैं। यह महिला तो यिमो के लिए जूते पकड़ने के भी लायक नहीं है। अध्याय 430 कुछ कुत्ते आपकी औरत को काट रहे हैं। अध्याय 430 कुछ कुत्ते आपकी औरत को काट रहे हैं। उसी समय जेड ट्रेजरी के सामने शानदार सामान बेचने वाली एक दुकान पर मास्टर मोडो, क्या आप अभी भी यह शर्ट चाहते हैं? दुकान के मालिक ने सावधानी से पूछा। जिस आदमी से वह पूछ रहा था वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। जेब में हाथ डाले उसने सामने वाली दुकान में हो रही हलचल पर नजर डाली। मैंने जो कुछ चुना है उसके अलावा जो भी तुम्हें ठीक लगे ले आओ। ठीक है मास्टर मो, मैं अभी आपको बिल देता हूँ। क्या मैं इसे हमेशा की तरह आपके पते पर भेज दूं? मालिक ने खुश होकर पूछा। भेज दो। मो लिंगटियन ने उसे आधे मन से जवाब दिया और जेड ट्रेजरी में देखना जारी रखा। फिर उसने कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। हाँ, लाइन के दूसरे छोर से अपने सामान्य ठंडे स्वर में उत्तर दिया गया। अरे लू टिंगजियाओ, मैंने सुना है कि तुम काम के सिलसिले में फिलाडेल्फिया गए थे। तुम ऐसी नीरस जगह क्यों जा रहे हो? क्यों न तुम भी हमारे साथ मिलकर समुद्र के किनारे मौज मस्ती करो। लाइन बंद हो गई। उस व्यक्ति ने वास्तव में उससे बात करना बंद कर दिया था। धिक्कार है। मो लिंगटियन ने अविश्वास से अपने फोन की तरफ देखा। धिक्कार है, उसने मुझसे फोन काटने की हिम्मत कैसे की? मो लिंगटियन ने फिर से फोन किया और जैसे ही लाइन लगी उसने डांटना शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ। लू टिंगजियाओ, क्या मुझसे बात करने में वाकई इतनी मेहनत लगती है? तुमने तो तुरंत फोन काट दिया। शायद आप दूसरी बार भी कट जाना चाहते हैं? फोन पर आया आवाज ने गंभीरता से पूछा। अगर वह बकवास करना जारी रखता तो उसे फिर से काट दिया जाता। मो लिंगटियन ने अपने दांत भींच लिए और सामने बैठी कुछ महिलाओं की ओर देखते हुए गुस्से से बोला। धिक्कार है। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ पागल कुत्ते तुम्हारी औरत को काट रहे हैं, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? कुछ देर तक विराम रहा, फिर एक शब्द बोला गया। कौन? मो लिंगटियन ने गर्व से उससे कहा। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मुझसे यह बात छिपाई तो मुझे पता नहीं चलेगा?
क्या ये कोई लोकप्रिय सेलिब्रिटी नहीं है? उसका नाम क्या था? ओह ठीक है, निंग शी। कल रात मैंने गलती से एक हॉट स्ट्रीमिंग साइट पर क्लिक कर दिया और सोचो मैंने क्या देखा। मैंने उस सेलिब्रिटी को तुम्हारे स्टडी रूम से लाइव गेम स्ट्रीम करते देखा। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं लू टिंगजियाओ की ठंडी और कठोर आवाज ने उसे बीच में रोका। कृपया विशेष बात पर आइए। ये सचमुच वही है। तुमने वास्तव में 5 शब्द कहे थे। मो लिंगटियन। आवाज ने गुर्राहट के साथ धमकी दी। मो लिंगटियन को पता था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो दूसरी तरफ किसी आपात स्थिति से निपट रहा होगा, इसलिए उसने मजाक करना बंद किया और कहा, जगह आपकी जेड आभूषण की दुकान, जेड ट्रेजरी। लोग, आपकी असली प्रेमिका निंग शी और आपकी कथित प्रेमिका सू यिमो और उसका पूरा समूह। क्या ये काफी साफ है? और जानकारी चाहिए? फोन कॉल फिर से कट गया। मो लिंगटियन बुदबुदाया, धिक्कार है। इतना कृतघ्न व्यक्ति है। दुकान का मालिक मुस्कुराते हुए आया, मास्टर मो, सभी शर्ट पैक कर दी गई हैं। मो लिंगटियन ने सिर हिलाया, लेकिन तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि उसने आदेश दिया, मेरे लिए अभी एक कुर्सी ले आओ। एक कुर्सी? दुकान मालिक ने असमंजस में पूछा। क्या? जल्दी करो, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है कि मैं यहाँ बैठकर नज़ारे का आनंद लूं? नहीं, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक लाता हूँ। अभी। दुकान मालिक ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जल्दी से कुर्सी लेने चला गया। ये अमीर लोग बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उनकी सेवा करना आसान नहीं है। अध्याय 431। सीईओ लू के सामने कुछ अच्छे शब्द। अध्याय 431। सीईओ लू के सामने कुछ अच्छे शब्द। लियांग बिकिन और उसका समूह लगातार अपमानजनक बातें बोलते रहे। प्रत्येक शब्द पहले से अधिक कठोर होता गया। वे निंग शी को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि पिछले दिन कंपनी में जो कुछ हुआ था उसका बदला ले सकें। निंग शी ने सोचा था कि सब लोग सू यिमो के पास चले जाएंगे तो वो चैन से रह पाएगी, लेकिन अचानक सब उसके प्रति आक्रामक हो गए। उसने हैरानी से चेहरा बनाया, अरे, अगर ब्यूटी लियांग और सीनियर सू और मेरे बाकी साथी नहीं हैं, तो तुम लोग भी यहाँ हो? क्या तुम लोग अभी मुझसे बात कर रहे थे? निंग शी के शब्दों ने लियांग बिकिन को निराश कर दिया। क्या तुम अंधे हो? जब हम इतने लंबे समय से यहाँ हैं, तब जाकर तुमने हमें देखा है, तो क्या वह पूरा समय उस लड़की का अपमान करते हुए एक एकालौप कर रही थी? हाँ। दुकान के सामने कहीं एक आदमी चाय की चुस्की लेते हुए हंसा। उफ, ये लड़की देखने में तो एक कमजोर, छोटी सी, साफ सुथरी खरगोश जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पंजे वाकई बहुत मजबूत थे। उसके आसपास मौजूद कलाकारों ने उसे दिलासा देते हुए कहा, छोड़ो भी, बिकिन, उसके जैसे अजीब व्यक्ति से बात मत करो। लियांग बिकिन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सही हो, सिर्फ अजीब ही नहीं, अंधे भी हो। जैद खरीदने से भी मन को चैन नहीं मिलता। सू यिमो नाराज होकर बुदबुदाई। उसने लापरवाही से पहले देखा हुआ जेड ब्रेसलेट उठाया और बिना दाम पूछे ही बोली, बॉस प्लीज मुझे ये दिला दो। दुकान मालिक को एहसास हुआ कि उसकी होने वाली मालकिन संतुष्ट नहीं है और उसकी चिंता बढ़ गई। उसने सावधानी से कहा, देवी सू, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। यह जेड जो आपने यूं ही उठा लिया, हमारी दुकान में सबसे बेहतरीन में से एक है। मैं इसे अभी आपके लिए पैक करता हूँ। फिर उन्होंने जल्दी से उसे एक उत्तम पैकेजिंग में लपेट दिया। सू यिमो ने लियांग बिकिन को जेड पकड़ा दिया, फिर दुकान मालिक को अपना कार्ड दे दिया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री सू, आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सू यिमो ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मालिक ने अपने हाथ रगड़े। सुश्री सू, आज सेवा में कमी के कारण मुझे बुरा लगा। कृपया माफी के तौर पर यह जेड ब्रेसलेट ले लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो शायद मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। मेरे चचेरे भाई के लिए उपहार। लियांग बिकिन चौंक गया और हकलाया। क्या उसने इतना महंगा जेड ब्रेसलेट दे दिया? लू कॉर्पोरेशन वाकई बहुत उदार था। यहाँ तक कि उनके अधीन एक जेड की दुकान का मालिक भी इतना उदार था। अगर वह आदमी एक दिन उसका भाई बन गया तो। सू यिमो ने लियांग बिकिन को घूरते हुए फिर अपने शांत स्वभाव में लौटते हुए कहा, कितने समझदार मालिक हैं। हम भी चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं अपने चचेरे भाई की ओर से जेड ब्रेसलेट ले लूंगी। सू यिमो ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। धन्यवाद सुश्री लियांग। धन्यवाद सुश्री सू। धन्यवाद, मालिक ने बहुत ही गर्मजोशी से कहा, फिर पास आकर गहरी आवाज में बोला, मुझे उम्मीद है कि किसी दिन सुश्री सू मुझे सीईओ लू के सामने कुछ अच्छे शब्द कहने में मदद कर सकेंगी। हालांकि मालिक ने अपने अन्य इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था, फिर भी सू यिमो को संतुष्ट किया गया। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के संदेश के लिए आपका दूत बनूं? दुकान मालिक को पसीना आ गया। बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अध्याय 432। इस दुनिया से बाहर चापलूसी। अध्याय 432। इस दुनिया से बाहर चापलूसी। उसके तनाव को महसूस करते हुए सू यिमो ने खुद को श्रेष्ठ महसूस किया और उसने खुद को शांत किया। मैं जानबूझकर किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन चूंकि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सीईओ लू ने खुद ही इस पर ध्यान दिया होगा। दुकान मालिक को पता था कि उसकी तरकीब काम कर गई है, इसलिए उसने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और उसकी दुकान की यात्रा को और भी यादगार बनाने की कोशिश की। शुक्रिया सुश्री सू। दरअसल हमारी दुकान में और भी बहुत सारा सामान है। अगर आपके पास समय की कमी न हो तो एक बार जरूर देख लीजिए। इससे पहले कि सू यिमो कुछ कह पाती, लियांग बिक्विंग ने उपहास किया, हमारा अच्छा मूड खराब हो गया है। अब और क्या देखने को बचा है? दुकान मालिक तुरंत समझ गया और निंग शी को घूरने लगा। फिर ठंडे स्वर में बोला, वहाँ वाली महिला, आप काफी देर से खरीदारी कर रही हैं। अगर आप कुछ नहीं खरीद रही हैं तो कृपया यहाँ से चली जाएं। मेरे काम में रुकावट मत डालिए।
क्या आप देख नहीं सकती कि यहाँ एक वीआईपी की सेवा करनी है? सु यिमो ने सहजता से कहा, बॉस, वैसे भी वह अभी भी आपकी ग्राहक है। उसे यूं ही भगा देना अच्छा नहीं है ना? जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैं उसके साथ भेदभाव कर रही हूँ। दुकान मालिक फिर से घबरा गया। सुश्री सु, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास बहुत सारा सस्ता जेड स्टॉक में है, इसलिए हम इसे सस्ते दामों पर बेच रहे हैं और यह उसके जैसे बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित करता है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती। सुश्री सु, आप जानती हैं कि हमारी दुकान बहुत ही उच्च श्रेणी की है और हम आमतौर पर जो सौदे करते हैं उनकी कीमत लगभग 10 लाख होती है। मैं पिछले कुछ दिनों से इन जेड पत्थरों को डिस्प्ले काउंटर से हटाने के बारे में सोच रहा हूँ, वरना हमारे पास ग्राहकों की सेवा करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे। क्या होगा अगर मैं अभी इन्हें उतार दूं तो? मैं वादा करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? निंगशी मालिक की बात से प्रभावित होकर अपनी ठुड्डी को छू रही थी। सोच रही थी कि शैतान ने वाकई बहुत प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी पर रखा है जो किसी की भी चापलूसी कर सकते हैं। तब सु यिमो ने उसे उत्तर दिया, आप मालिक हैं, आप ही निर्णय लें। सु यिमो ने यह बात सौहार्दपूर्ण ढंग से कही, जिससे मालिक को राहत मिली। इसलिए वह आत्मविश्वास से निंगशी की ओर मुड़ा और उसे रूखेपन से डांटते हुए बोला, अरे, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुमने सुना भी कि मैंने अभी क्या कहा? हम अब ये घटिया जेड के गहने नहीं बेच रहे हैं। तुम दूसरी दुकानों पर जाओ। जैसी कि उम्मीद थी, सु यिमो ने ये शब्द सुनकर खुद को सजाया। दुकान मालिक अपनी होने वाली मालकिन की चापलूसी करता रहा और उस बेकार ग्राहक को भगाने की पूरी कोशिश करता रहा। उसकी छोटी छोटी निगाहों ने अचानक 3 आदमियों को, जो सूट पहने हुए थे और सीधे उसकी दुकान की तरफ बढ़ रहे थे, देखा। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, मालिक मुख्य व्यक्ति को छोटे छोटे बाल के साथ देखकर हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? यह आदमी अचानक यहाँ क्यों आया? मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। क्या यह एक आकस्मिक दौरा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता था कि सु यिमो यहाँ है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से आए? उफ़, ऐसा लग रहा था जैसे सबको खबर मिल गई हो। अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसकी खूब तारीफें और प्रशंसा कर दी थी। अब बाकियों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दुकान मालिक राहत से मुस्कुराया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का स्वागत करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। यू कौन जानता था कि इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, तीनों आदमी उसे नजरअंदाज कर उसके पास से गुजर गए और उस महिला की ओर बढ़ गए जिसने अभी अभी सु यिमो को नाराज किया था। दुकान का मालिक हक्का बक्का रह गया। यह क्या है? अध्याय 433, जब तक आप संतुष्ट हैं। अध्याय 433, जब तक आप संतुष्ट हैं। कुछ क्षण पहले ही जेड ट्रेजरी के दुकान मालिक ने सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया था, ये सोचकर कि यदि निंगशी नहीं जाएगी तो उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। आज का दिन बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह औरत उसे लगातार परेशान करती रही, यहाँ तक कि लगभग उसे अपने वीआईपी को नाराज करने पर मजबूर कर दिया। कितनी परेशानी है। निंगशी ने छोटे कद के सुरक्षा गार्ड की तरफ देखा, जो ज्यादा सख्त नहीं लग रहा था। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक सधी हुई औपचारिक आवाज आई, मिस, क्या आप यहाँ कुछ जेड खरीदने आए हैं? निंगशी ने ऊपर देखा और अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। हाँ, मैं हूँ। यह क्या है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। क्या मुझे आपकी सेवा करने का सम्मान मिलेगा? निंगशी ने उस आदमी को फिर से देखा। उसकी आवाज के लहजे और सतर्कता को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह यहाँ एक कर्मचारी है, इसलिए उसने आगे कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपके बॉस ने अभी कहा कि ग्राहकों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, इसलिए वह अब ये सस्ते जेड नहीं बेच रहे हैं। ये शब्द सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और दुकान मालिक को घूरने लगा। दुकान मालिक के पैर कांप रहे थे और वह चुप रहकर अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछ रहा था। पहले वाला सुरक्षा गार्ड दीवार के सहारे पीछे हट गया और स्वयं को दीवार पर खड़ा करने की कोशिश करने लगा। अधेड़ उम्र का आदमी निंगशी की ओर मुड़ा, कुछ सोचते हुए बोला, ये सच है कि और भी विकल्प हैं। हालांकि जेड ट्रेजरी में आम ग्राहक औसत से ऊपर की श्रेणी के होते हैं, फिर भी हम अपने ग्राहकों की जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इन जेड को प्रदर्शन से हटाना पड़ा क्योंकि इनमें खामियां हैं। कृपया हमें माफ करें। क्या डिस्प्ले काउंटर से जेड को उतारना मालिक का सु यिमो को खुश करने का काम नहीं था? अब इस कर्मचारी का स्पष्टीकरण ये था कि उनमें खामियां थीं। निंगशी अभी भी उपहार लेने के लिए जल्दी में थी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर्फ सिर हिलाया। ओह, तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर वह जाने के लिए मुड़ी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे रोका। रुको मिस, मेरा मतलब था कि इन घटिया सामानों के अलावा हमारे पास आपके लिए कुछ और भी उपयुक्त है। फिर उसने अपने पीछे खड़े 2 युवा व्यक्तियों को संकेत दिया। उन दोनों के हाथ में एक काला सूटकेस था और इशारा मिलते ही उन्होंने एक साथ अपने सूटकेस खोले और निंगशी के सामने दिखाने के लिए उन्हें अपनी बाहों में छाती के स्तर तक उठा लिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने निंगशी को सामान को गौर से देखने का इशारा किया और समझाया, ये कुछ बदले में मिले सामान हैं जो हमें अभी अभी मिले हैं। देखो, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? क्या संयोग है? निंगशी ने सुखद आश्चर्य से कहा, अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से उत्तर दिया। निंगशी ने सामान देखा और हालांकि उसे कीमती पत्थरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी देखने से ही उसे अंदाजा हो गया कि ये जेड जरूर बेहतर क्वालिटी के हैं। उसने धीरे से कहा, ये तो अभी देखे गए जेड से भी बेहतर लग रहे हैं। आदमी के शरीर से तनाव चला गया और उसने पूछा, जब तक आप संतुष्ट हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे हैं?
क्या यह आपके लिए है या किसी और के लिए? मैं आपको संदर्भ के तौर पर कुछ राय दे सकता हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी को निंग शी की सेवा करते देख लियांग बिकिन नाखुश हुआ। मालिक, आपके कर्मचारियों को क्या हो गया है? क्या वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ तो बस एक छोटा मोटा सौदा है। क्या यह वाकई इतना कीमती है? कितना घटिया, मानो उसने पहले कभी पैसा देखा ही न हो। अध्याय 434, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। अध्याय 434, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। अन्य कलाकारों ने दुकान के मालिक से शिकायत की, आप अपने कर्मचारियों का ध्यान क्यों नहीं रखते? उनका स्तर कितना निम्न है, आप उसे दोष नहीं दे सकते। मैं देख सकता हूँ कि वह पहले से ही काफी बूढ़ा दिखता है और कई वर्षों से यहाँ काम कर रहा होगा, फिर भी वह अभी भी एक तुच्छ कार्यकर्ता है। उसकी नज़र जरूर खराब है। चीजों को संभालने का उसका तरीका बहुत खराब है। तुम उसे अब भी यहाँ क्यों रखे हुए हो? उनकी बातचीत सुनकर दुकान मालिक का गोल मटोल चेहरा लाल हो गया और उसने मुस्कुराहट बनाए रखने की पूरी कोशिश की। सुंदर महिलाओं, चलो उन लोगों को भूल जाते हैं। अब उनका हम पर कोई असर नहीं हो रहा। चारों ओर देखो, अपना मूड खराब मत होने दो। उधर निंग शी को एहसास हुआ कि इस कर्मचारी का रवैया पेशेवर है, इसलिए उसने दूसरी दुकान पर जाने का विचार छोड़ दिया। उसने उसे समझाया, जल्द ही मेरे दादाजी का 70वां जन्मदिन होगा, मैं उन्हें ज़ैड मोतियों से बना एक कंगन देने की सोच रही हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी ने आत्मविश्वास से एक ब्रेसलेट उठाया। मिस, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये ब्रेसलेट 29 क्रिस्टल क्लियर गोल्ड पन्ना ज़ैड से बना है। ये सभी एक ही अयस्क से बने हैं, रंग एक जैसे हैं। निंग शी ने मोतियों पर अपनी उंगलियां फिराईं और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे सच में समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा, पर मुझे भी ये बहुत पसंद है। मैं अभी से इधर उधर देख रही हूँ, पर किसी ने भी मुझे इसे खरीदने का मन नहीं किया। वह आदमी मुस्कुराया, इसका मतलब है कि आपको इस ब्रेसलेट से लगाव है, जो वाकई दुर्लभ है। कृपया निश्चिंत रहें कि इस ब्रेसलेट की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। निंग शी ने ब्रेसलेट को छुआ, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? मेरा बजट लगभग $1.5 लाख है। अगर इसकी कीमत इससे ज्यादा होगी तो मैं कुछ और देखूंगी। आदमी ने जवाब दिया, क्या संयोग है? इस कंगन की कीमत ठीक $150,000 है। ठीक $150,000? निंग शी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, इसके अलावा हम प्रमोशन भी कर रहे हैं, इसलिए 20% की छूट भी है। निंग शी बहुत खुश थी क्योंकि उसे डर था कि उसका सारा पैसा ज़ैड में चला जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब 20% की छूट के साथ उसके पास कुछ पैसे बचेंगे। निंग शी ने उत्साह से सिर हिलाया, मुझे ये दो। आदमी के चेहरे से चिंता गायब हो गई। ठीक है, मैं अभी आपके लिए सामान पैक कर देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपका स्वागत है। आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। उन्होंने खुद उसका भुगतान किया, रसीद दी और उसके लिए ब्रेसलेट पैक किया। फिर उसे ब्रेसलेट देते हुए विनम्रता से झुककर कहा, फिर आना। ज़ैड ट्रेजरी का मालिक पूरे समय चुप रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उस कंगन को अविश्वसनीय रूप से घूर रही थीं, जिसे निंग कसी ने अभी अभी $150,000 से भी कम में खरीदा था। निंग कसी के चले जाने के बाद भी सुयिमो का झुंड वहीं था। निंग शी को जाते देख लियांग बिकिन अभी भी दुखी थी और उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी पर भड़कते हुए कहा, अरे मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बॉस ने तो पहले ही कह दिया है कि तुम लोग अब ये सस्ते ज़ैड के गहने नहीं बेचोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद फैसले ले सकते हो? अध्याय 435, कोई चेहरा नहीं दिया गया। अध्याय 435, कोई चेहरा नहीं दिया गया। लियांग बिकिन की बात सुनकर ज़ैड ट्रेजरी का मालिक डर के मारे कांप उठा। उसने उसे और कुछ कहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने केवल लियांग बिकिन को उपेक्षा भरी नजरों से देखा, फिर अपना ध्यान ज़ैड ट्रेजरी के मालिक की ओर लगाया। वह निंग शी के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। उसका आभामंडल प्रभावशाली था और उसकी आवाज में मित्रता का कोई अंश भी गायब हो गया था। उसने पूछा, मुझे इन वस्तुओं को प्रदर्शन से हटाए जाने की सूचना क्यों नहीं दी गई? मालिक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और डर के मारे हकलाते हुए बोला, मैनेजर यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। सुयिमो और लियांग बिकिन का समूह मालिक को डर से कांपते हुए देखकर हैरान रह गया। लियांग बिकिन, जो कुछ देर पहले तक उस आदमी को डांट रहा था, विशेष रूप से स्तब्ध था। मैनेजर सुयिमो के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसका उपनाम यू है, क्या ये हो सकता है? कलाकार एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। क्या ये कर्मचारी है? क्या यह आदमी प्रबंधक नहीं है? कौन सा मैनेजर? मुझे नहीं पता। क्या ये ज़ैड ट्रेजरी फ्रेंचाइजी के सीईओ यू वानियान हो सकते हैं? असंभव। यू वानियान का नाम सुनकर लियांग बिकिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह फुसफुसाई, असंभव। उस समय मालिक खुद को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मैनेजर मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए प्रदर्शन से हटा रहा हूँ। बात बस इतनी है कि आज पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे, इसलिए मैंने ये सोचा। पर्याप्त श्रमिक नहीं है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आसपास खड़े कुछ श्रमिकों की ओर देखा। मालिक को पता था कि वह खुद को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वह उस आदमी के करीब गया और धीमे स्वर में बोला, मैनेजर ये सुश्री सु एक वीआईपी हैं और मुझे उनके साथ बहुत सावधानी से पेश आना था। फिर उसने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और उससे समझने की कोशिश की। मालिक की चापलूसी सुनकर लियांग बिकिन के साथियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। किसे परवाह है कि आप सीईओ हैं? यहाँ तक कि सीईओ को भी मेरे चचेरे भाई को रास्ता देना होगा। सुयिमो ने लियांग बिकिन को घूरकर कहा, असभ्य मत बनो।
यद्यपि उसने उसे रोका, परंतु उसने नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिखाया। लियांग बिकिन को अब किसी बात की परवाह नहीं थी और वह चिल्लाने लगी, अरे तुम सीईओ यू वानियान हो, है ना? मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मालिक तो बस हमारी सेवा करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार तुम्हें मेरे चचेरे भाई को तो जानना ही चाहिए। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। मालिक ने देखा कि लियांग बिकिन उसकी मदद कर रहा है और उसने बड़ी उम्मीदों के साथ सुयिमो की ओर देखा। मालिक का एसओएस सिग्नल देखकर सुयिमो ने चाय की चुस्की ली और कहा, मालिक बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, हम इसे छोड़ देंगे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। लो, मेरे चचेरे भाई ने ऐसा कहा, क्या तुमने सुना? अधेड़ उम्र के आदमी ने सुयिमो के साथियों को देखने का नजरिया नहीं बदला। उसने लियांग बिकिन के हाथ में पकड़े जेड ब्रेसलेट पर नजर डाली। मिस, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस ब्रेसलेट का भुगतान पहले ही हो चुका है? लियांग बिकिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, भुगतान? मालिक ने इसे मेरे चचेरे भाई को उपहार के रूप में दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने मालिक की तरफ चिंता भरी नजरों से देखा और उसे सख्ती से डांटा। तुमने हमारी व्यवस्था की अनदेखी की, प्रदर्शन पर रखे सामान को खुद ही उतार दिया, जेड ट्रेजरी के आदर्श वाक्य की उपेक्षा की और यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों से एक ग्राहक को भगाने को कहा। $2 मिलियन का ब्रेसलेट देकर तुमने अपनी व्यावसायिकता की अवहेलना की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फोंग माओकाई? तुम्हें ऐसा अधिकार किसने दिया? जेड ट्रेजरी की 100 साल की प्रतिष्ठा तुम्हारे कारण लगभग बर्बाद हो गई। अध्याय 436, गलतियों की गिनती और उन्हें सजा देना। अध्याय 436, गलतियों की गिनती और उन्हें सजा देना। यू वानियान के कठोर स्वर से फोंग माओकाई को पता चल गया कि अब उसका अंत हो गया है। उसके पैर कांपने लगे और घुटनों में कमजोरी महसूस होने लगी। यू वानियान को सुयिमो की भी परवाह नहीं थी। उसके पास अब भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। वह बस माफी मांग सकता था। आई मैनेजर यू, मैं बस उलझन में हूँ। मैं बहुत लालची हूँ। ये वास्तव में मेरा पहली बार है। कृपया मुझे माफ कर दें। यू वानियान ने उसे ठंडेपन से देखा। पहली बार हुआ है या नहीं, इसका फैसला मैं ही करूंगी। तुमने यहाँ काफी गलतियाँ की हैं, इसलिए अब मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। सीधे वित्त विभाग जाओ, इस महीने का वेतन लो और निकल जाओ। अगर आगे की जांच में पता चला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और दुकान को कोई नुकसान हुआ है, तो हम तब तक जरूरी कार्रवाई कर देंगे। फोंग माओकाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल बैठ गया। वह खत्म हो गया। अगर उन्हें पिछले मामलों के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद यू वानियान ने दूसरे चुप बैठे कर्मचारियों की ओर रुख किया। आप लोग यहाँ अनुभवी कर्मचारी हैं, लेकिन आज आपका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इतने सालों बाद आप में एक अच्छे कर्मचारी के बुनियादी गुण भी कैसे नहीं है? आपने एक ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत की। आज के बाद आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर यू, हम गलत हैं। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। दुकान मालिक ने हमसे ये सब करवाया। लियांग बिकिन के दल ने सोचा था कि मैनेजर हार मान लेगा, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा। मजदूरों की विनती सुनकर ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। सुयिमो को खास तौर पर बुरा लगा। हालांकि यू वानियान दुकान मालिक को डांट रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सारे तीखे शब्द उसी की ओर निर्देशित थे। यू वानियान के शांत होने के बाद वह सुयिमो के पास गया, उसे नाम से पुकारे बिना, मानो वह उसे पहचानता ही न हो। मिस, अभी हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये घटना मेरे कर्मचारियों की गलती से हुई। मुझे खेद है, लेकिन आप जेड ब्रेसलेट नहीं ले सकती। क्या तुम जो दे चुके हो उसे वापस ले रहे हो? लियांग बिकिन चिल्लाया, फिर बोला, क्या तुम जानते हो कि मेरा चचेरा भाई कौन है? जेड ट्रेजरी में आने वाले हर व्यक्ति की एक ही पहचान होती है, हमारा ग्राहक। यू वानियान ने शांति से कहा, जाहिर है, अगर आपको यह इतना पसंद है तो आप इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। दरअसल माफी के तौर पर मैं आपको 5% की छूट भी दूंगा। लियांग बिकिन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। 5% छूट? उसने नींद कसी। उस चुड़ैल को तो 20% की छूट दी थी, लेकिन उसकी चचेरी बहन को सिर्फ 5% की। वह क्या कहना चाह रहा था? सुयिमो बहुत परेशान थी। वह पहले ही अपमानित हो चुकी थी, चाहे उसने ये जेड लिया हो या नहीं। अंत में उसने गहरी सांस ली और अपना क्रेडिट कार्ड सौंपते हुए गर्व से कहा, आपको मुझे कोई छूट देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा विनम्र हो रही हैं, मिस, ये जरूरी है। यू वानियान ने कार्ड अपने पीछे खड़े युवक को दे दिया। आखिरकार उसने उसे 5% की छूट दे दी। सुयिमो ने कंगन लेने की भी परवाह नहीं की और बस चली गई। लियांग बिकिन ने जल्दी से काउंटर से जेड ब्रेसलेट उठाया और उसके पीछे चला गया। चचेरे भाई, गुस्सा मत हो। यू वानियान बहुत घमंडी था। इसे बस एक दुर्घटना समझो, एक दिन हमें उसे सुधारने के बहुत मौके मिलेंगे। जरा रुको, तब उसे पछतावा होगा। वह सही कह रही है, ये मो। यू वानियान बिल्कुल भी लचीला नहीं था। उससे बहस करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार हम बदकिस्मत हैं। कौन जानता था कि यू वानियान इस समय मौके का मुआयना करने आएगा। अध्याय 437, बॉस ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए कहा। अध्याय 437, बॉस ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए कहा। उपहार की खरीदारी करने के बाद निंगशी अपने अपार्टमेंट में वापस चली गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर अपनी यूनिट की ओर जाते हुए उसने अपनी चाबियां निकालीं। जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक विशालकाय आदमी उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था और उसका रास्ता रोक रहा था। निंगशी हक्की बक्की रह गई। उसने यूनिट नंबर चेक किया कि कहीं वह गलती से किसी गलत यूनिट में तो नहीं चली गई। अरे, तुम कौन हो? यह मेरा घर है और तुम बीच में आ रहे हो। सुश्री निंग, मैं शियोंगजी हूँ। मेरे बॉस ने मुझे आपकी सुरक्षा करने के लिए कहा है, उस आदमी ने जवाब दिया।
आज्ञाकारी होकर वह कुछ कदम हटकर उसे रास्ता देने लगा और एक अंगरक्षक की तरह वहीं खड़ा रहा। निंग शी उसके जवाब से हैरान रह गई। बॉस? आपका बॉस कौन है? शियोंग जी ने उत्तर दिया, उसका उपनाम लू है। क्या ये लू टिंगजियाओ हो सकता है? जी जियोंग ने सिर हिलाया। हाँ। निंग शी को गुस्सा आया, वह क्या सोच रहा है? उसने अचानक तुमसे मेरी रक्षा करने के लिए क्यों कहा? शियोंग जी ने भावशून्य होकर उत्तर दिया, मेरे बॉस ने मुझे शूटिंग के दौरान आपकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा है। शूटिंग के दौरान उसकी सुरक्षा? निंग शी को अचानक कल रात लू टिंगजियाओ के साथ स्क्रिप्ट पर हुई अपनी बातचीत याद आ गई। पहले तो लू टिंगजियाओ ने स्क्रिप्ट के लिए हामी नहीं भरी थी क्योंकि उसमें बहुत सारे खतरनाक दृश्य थे। क्या यह उसी का नतीजा है? निंग शी ने गहरी सांस ली। भाई, भले ही यह तुम्हारे बॉस का आदेश हो, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें गोलीबारी के दौरान मेरी रक्षा करने के लिए कहा था। अभी तो हम शुरुआत से बहुत दूर हैं। क्या तुम यहाँ बहुत जल्दी नहीं आ गए? आप कब शुरू करेंगे? जियोंग जी ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से निकट भविष्य में शुरू नहीं होगा, निंग शी ने उत्तर दिया। शियोंग जी ने सोचा, फिर ऊपर देखा। चूंकि तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ भी संभव है। तुम कल या अभी भी शुरू कर सकते हो। मुझे अपने बॉस के आदेश का पालन करना होगा। निंग शी उसके तर्क से हार गई। लेकिन अगर तुम सारा दिन यहीं खड़े रहोगे तो तुम मेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हो, और मुझे नहीं पता कि अगर दूसरे लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं। शियोंग जी ने इसके बारे में फिर से सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वह जाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वह देखने में मजबूत लग रहा था, लेकिन उससे बातचीत करना उम्मीद से ज्यादा आसान था। निंग शी को अपने घर में प्रवेश करते ही राहत महसूस हुई। अंदर जाने के बाद उसने लू टिंगजियाओ को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, जिसमें उसने बताया कि उसे उसकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आमतौर पर जब वह लू टिंगजियाओ को मैसेज करती थी तो वह लगभग तुरंत जवाब दे देता था। ये पहली बार था जब उसने काफी समय बाद जवाब नहीं दिया था। वह संभवतः बाहर काम करने में व्यस्त था। निंग शी ने ज्यादा चिंता नहीं की। उसने अभी अभी खरीदा हुआ कंगन निकाला और उसे अच्छी तरह से देखा। शायद इसलिए क्योंकि उसने इसे अपने पहले विज्ञापन के पैसे से खरीदा था, इसलिए जितना ज्यादा वह इसे देखती उतना ही उसे ये पसंद आता। उसने इसे कुछ देर तक देखा और फिर ध्यान से रख दिया। कुछ मनोरंजन समाचार पढ़ने और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जल्द ही रात का समय आ गया। फोन से कोई सूचना नहीं आई। लू टिंगजियाओ ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। उसे अब तक काम खत्म कर लेना चाहिए था और शायद खाना खा रहा होगा। क्या उसने मैसेज पर ध्यान नहीं दिया, या उसने मैसेज देखा तो था पर जवाब नहीं दिया? किसी कारण से निंग शी चिंतित हो गई। धिक्कार है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रही थी। अभी आधा दिन ही हुआ था कि उसने उसे जवाब नहीं दिया था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? निंग शी ने अपना सिर हिलाया, अपना फोन एक तरफ रख दिया और खुद को ज्यादा सोचने से रोकने के लिए खाना लेने चली गई। अध्याय 438। क्या यह वायस से संबंधित हो सकता है? अध्याय 438। क्या यह वायस से संबंधित हो सकता है? अगली सुबह उस दिन कोई काम नहीं था, इसलिए निंग शी सुबह की सैर के लिए चली गई और अपने लिए नाश्ता खरीदा। जब वह घर जा रही थी तो उसे बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। निंग शी घबराई नहीं, बल्कि उसने शांति से कुछ मुश्किल रास्ते अपनाए ताकि वह पीछा करने वाले से बचकर छिप सके। जल्द ही रास्ते के सामने एक बड़ी सी परछाई उभर आए। निंग शी ने समय रहते आगे बढ़कर उसकी पीठ पर चढ़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो? वह आदमी पलटा और वह चौंककर बोली, तुम फिर? वह वही आदमी था जो कल रात आया था। जियोंग जी। उसे लगा कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया है। कौन सोच सकता था कि उसने बस अपनी तथाकथित सुरक्षा का तरीका बदल दिया है। निंग शी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि हम जल्द ही शूटिंग शुरू नहीं करेंगे? कम से कम 1 या 2 महीने तक तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए मिस, मैं तो बस अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रहा हूँ। जियोंग जी ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। निंग शी ने बेबसी से अपनी कनपटियां रगड़ी। लू टिंगशी के पास एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। निंग शी सोच ही रही थी कि उसे कैसे मनाए, तभी अचानक शियोंग जी ने अपना फोन निकाल लिया। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे और वह बुदबुदाया, बॉस ने मुझे वहां जाने के लिए क्यों कहा? बॉस? क्या बॉस? क्या आपका मतलब लू टिंगजियाओ से है? निंग शी कल रात से लू टिंगजियाओ के जवाब का इंतजार कर रही थी और उसे चिंता हो रही थी। अब जब लू टिंगजियाओ के बारे में कुछ खबर थी तो वह उसे देखे बिना नहीं रह सकी। संदेश में कहा गया था, खुद बॉस की तरफ से, सभी लोग, चाहे आप कहीं भी हों, तुरंत इस जगह इकट्ठा हों। आर्सेनल, फिलाडेल्फिया, अमेरिका। निर्देशांक XXX। ये संदेश भाई हाउ नामक किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, जो संभवतः लू टिंगजियाओ का एक आदमी था। संदेश देखकर निंग शी स्तब्ध रह गई। फिलाडेल्फिया, अमेरिका। अरे, लू टिंगजियाओ तो फिलाडेल्फिया चला गया था। क्या फिलाडेल्फिया वह जगह नहीं थी जहां वह कमीना वाइस अक्सर आता था? और संदेश में शस्त्रागार का जिक्र था। लू टिंगजियाओ ने अचानक अपने आदमियों को शस्त्रागार में क्यों बुलाया? क्या इसका उस आदमी से कोई संबंध हो सकता है? अगर यह सच होता तो यह एक बहुत बड़ी समस्या होती। शियोंग जी ने अपना फोन रख दिया और निंग शी से जल्दी से कहा, मिस, मुझे अब फिलाडेल्फिया जाना है। कृपया शूटिंग शुरू करने से पहले मेरे लौटने का इंतजार करें। निंग शी की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा जल्द नहीं होने वाला। लू टिंगजियाओ को क्या हुआ? क्या वह काम से कहीं बाहर नहीं गया था?
अब इसका शस्त्रागार से क्या संबंध है? शियोंग जेड के चेहरे पर बेचैनी थी जब उसे एहसास हुआ कि निंग शी ने मैसेज पढ़ लिया है। मिस, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, मेरे पास और कुछ समझाने का समय नहीं है, कृपया मुझे माफ करें। फिर वह जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। हालांकि वह भालू की तरह मजबूत था, लेकिन वह वास्तव में बहुत तेजी से भाग गया। निंग शी बहुत चिंतित थी। अरे, लू टिंगजियाओ को क्या हो गया होगा? उसके मन में एक विचार आया। चिंता करने और इंतजार करने के बजाय क्यों न उसका पीछा किया जाए? बेहतर यही होगा कि कुछ न हो, ज्यादा से ज्यादा वह चुपचाप वापस आ जाए। लेकिन अगर सच में कुछ हुआ होता तो? आखिरकार निंग शी ने जियोंग जेड के जाने की दिशा की ओर देखा और फैसला किया। वह जल्दी से ऊपर भागी और अपना पासपोर्ट लिया और बिना देर किए हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़ी। हवाई अड्डे पर पहुंचकर निंग शी ने देखा कि शियोंगजी फिलाडेल्फिया जाने वाली सबसे संभावित उड़ान कौन सी है। जैसी कि उम्मीद थी, उसने फिलाडेल्फिया जाने वाली अगली उड़ान बुक कर ली थी, इसलिए उसने भी एक टिकट खरीद लिया और बिना किसी को पता चले उसके पीछे चल पड़ी। जब वे विमान से उतरे तो ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। उस दिन फिलाडेल्फिया का मौसम बहुत अच्छा नहीं था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और निंग शी को हवा में खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि अशुभ बादल धीरे धीरे आसमान में घूम रहे थे। विमान से उतरने के बाद निंग शी ने अपनी उपस्थिति छिपा ली। शायद शियोंगजी जल्दी में था, इसलिए उसने निंग शी को अपने पीछे आते नहीं देखा। अध्याय 439 सावधान आचरण। अध्याय 439 सावधान आचरण। फिलाडेल्फिया, अमेरिका में शियोंगजी ने अपनी .22 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली। हालांकि यह बंदूक छोटी थी, लेकिन विनाशकारी और बहुत शक्तिशाली थी। इस पिस्तौल ने शियोंगजी को कई खतरनाक परिस्थितियों से बचाया था। अपने पिछले खतरनाक अभियानों के अनुभव के कारण जियोंगजी को इस बारे में बुरा लग रहा था। किसी जानवर की तरह उसे हवा में इसकी गंध आ रही थी। निंग शी एक कोने में छिप गई और उसे भी आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लड़की द्वारा ध्यान से देखे जाने पर जियोंगजी ने एक गहरी सांस ली और सुनसान घने अंधेरे शस्त्रागार में चला गया। अजीब बात है, बॉस हमें यहाँ इकट्ठा होने के लिए क्यों कहेगा? शियोंग जेड के अंदर आने के कुछ देर बाद एक छोटी कार तेजी से गुजरी और रुक गई। कार पार्क होने के बाद यात्री द्वार खुला और लू टिंगजियाओ का सबसे भरोसेमंद गुर्गा शी शियाओ बाहर निकला। जल्द ही 2 अन्य गुंडे नीचे उतरे और शी जियाओ के पीछे चले गए। नेताजी, आपको क्या लगता है बॉस ने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? ये जगह किसी परित्यक्त शस्त्रागार जैसी दिखती है। मुझे ये शस्त्रागार याद है। ये किसी इतालवी माफिया गिरोह का अड्डा होना चाहिए। क्या बॉस का इतालवी माफिया गिरोहों से कोई संबंध है? वे एक दूसरे को संदेह से देखने लगे। इतालवी माफिया गिरोह? शी शियाओ थोड़ा उलझन में लग रहा था। उसके ये दोनों आदमी फिलाडेल्फिया में काफी प्रभावशाली थे, वरना शी शियाओ उन्हें अपने गुर्गे के तौर पर नहीं रखता। उन्हें तो इलाके में सत्ता के बंटवारे की पूरी जानकारी होगी। इतालवी माफिया, लेकिन शस्त्रागार तो पहले ही छोड़ दिया गया है और अब इसका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। इस कथन पर उनमें से एक व्यक्ति ने सिर हिलाया। बॉस ने हमें एक इतालवी माफिया गिरोह के परित्यक्त शस्त्रागार में इकट्ठा किया है। शी शियाओ ने तनाव भरे चेहरे के साथ बुदबुदाया। चिंतित होकर उसने उनसे कहा, सावधान रहो, उसी के अनुसार काम करो। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे सतर्क रहने को कह रही थी। इसके बाद शी शियाओ अपने 2 आदमियों के साथ शस्त्रागार में चला गया। कोने पर निंग शी चुपके से उनके पीछे आ गई और अंदर चली गई। शस्त्रागार अंधेरे में था, बासी शराब की बदबू से भरा हुआ। बाहर से कोई रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए निंग शी और शी शियाओ के आदमियों का समूह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। सावधान, शी शियाओ ने अपने आदमियों से धीमी और कर्कश आवाज में कहा। उन्होंने बंदूक के दोबारा लोड होने की क्लिक क्लैक की आवाज सुनी और दोनों आदमी बेचैन हो गए। क्या ये बॉस ही नहीं था जिसने शी शियाओ को यहाँ इकट्ठा किया था? अपना फोन निकालो रोशनी के लिए, देखो क्या हो रहा है। शी शियाओ ने निर्देश दिया। जी बॉस, उनमें से एक आदमी ने अपना फोन निकालते हुए और टॉर्चलाइट मोड चालू करते हुए कहा। जैसे ही शस्त्रागार के अंधेरे धब्बों को चीरती हुई रोशनी आई, शी शियाओ की आंखें खुली की खुली रह गईं। शियाओजी जमीन पर पड़ा था, चोटिल और खून से लथपथ। जियोंगजी सहज रूप से शी जियाओ जियोंगजी को उठने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। पिताजी, यह एक जासूस है, शी जियाओ को पहचानते हुए जियोंगजी चिल्लाया। जासूस? शी शियाओ और भी घबरा गया। उसकी पसीने से तर हथेलियों में उसकी बंदूक की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अध्याय 440 तुम मेरे साथ नीचे जा रहे हो। अध्याय 440 तुम मेरे साथ नीचे जा रहे हो। उसे अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए था, जो इस बात पर संदेह कर रहा था कि उसका बॉस उसे इस तरह की जगह पर क्यों इकट्ठा करेगा। शी जियाओ, भागो, जल्दी करो, यह एक जाल है। बॉस यहाँ नहीं है, जियोंगजी एक जानवर की तरह चिल्लाया। उसके माथे से नसें उभर आईं और उसकी आंखें खून से भर गईं। इससे पहले कि शी शियाओ कुछ कह पाता, एक चमकदार रोशनी जल उठी और घनघोर अंधेरा शस्त्रागार अचानक दिन की तरह चमक उठा। शी शियाओ और शियोंग जेड के समूह ने शस्त्रागार के दरवाजे बंद होने की आवाज सुनकर रोशनी में आंखें सिकोड़ लीं। जब शी शियाओ की आंखें तेज रोशनी के अनुकूल हो गईं, तो उसने देखा कि धातु का दरवाजा पहले से ही बंद था, जिससे वे अंदर बंद हो गए। हा, तुम बेवकूफों का झुंड हो। शस्त्रागार के अंदर से उन्हें कदमों की आहट और मंदारिन भाषा में बोलने वाली आवाजें सुनाई दीं। 4 विदेशी पुरुष तंग टी शर्ट पहने हुए आए, जिनकी मांसपेशियां शर्ट के कपड़े से उभरी हुई थीं। उनके पीछे काले रंग की पोशाक पहने लंबे बालों वाली एक विदेशी महिला आए।
उनमें से एक गंजे आदमी के कंधे, गर्दन और यहाँ तक कि सिर पर भी टैटू बने हुए थे। उसने शी शियाओ और शियोंग जी को घूरते हुए देखा। उसके चेहरे पर घृणा और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। शी शियाओ को आखिरकार समझ आ गया कि उनका बॉस लू टिंगजियाओ यहाँ नहीं था, और सच कहूँ तो उसने उन्हें यहाँ इकट्ठा नहीं किया था। ये तो उस शापित हांग झेनहाओ का ही तो धोखा था जिसने उन्हें यहाँ फंसाया था। हांग झेनहाओ, तुम एक चुड़ैल के बेटे हो, लानत है तुम पर, शी जियाओ ने लाल चेहरे के साथ शाप दिया। शी शियाओ और शियोंग जी को अब जरा भी शक नहीं था कि ये हांग झेनहाओ ही है। जब उन्हें ये खबर मिली कि लू टिंगजियाओ यहाँ उनका इंतजार कर रहा है तो उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ। कौन जाने आखिरकार वो दोनों यहाँ फंस ही जाएं। हांग झेनहाओ ही जासूस था। हा, तुम बेवकूफ सुअरों के झुंड हो। टैटू वाला गंजा आदमी जोर से हंसा। एक तरफ खड़ी विदेशी महिला चुपचाप अपनी काली पिस्तौल से खेल रही थी। तुम लोग कौन हो? क्या तुम जानते हो कि लू टिंगजियाओ कौन है? हम लू टिंगजियाओ के आदमी हैं। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम हमारा एक बाल भी छूकर दिखाओ। शी शियाओ के एक आदमी ने पसीने से तरबतर होकर चिल्लाया। शी शियाओ उसे बेबसी से घूर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, और क्या कहना था, चाहे वे कोई भी हों, उन्हें यहाँ लाने के लिए इतनी मेहनत करना इस बात का साफ संकेत था कि वे उन्हें मार डालेंगे। मैं तुम सबको आज यहीं मरवा दूंगा और सुअरों की तरह भून दूंगा। गंजा आदमी दहाड़ते हुए उन्हें घूरने लगा। जिस व्यक्ति ने गंजे लोगों और उसके गिरोह को धमकी दी थी वह अचानक गुस्से से चिल्लाया, अपनी पिस्तौल निकाली और गंजे आदमी पर निशाना साधा। तुम हमारे साथ मरोगे। एलिस, उस सुअर को खत्म कर दो, गंजे आदमी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जैसे ही आदेश दिया गया, महिला ने अपनी बंदूक उठाई। धम्मा, गोली आदमी की बंदूक से टकराकर एकदम सही सलामत निकल गई। उस आदमी की दाहिनी हथेली सुन्न हो गई और अब उसे उसमें कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही थी। गोली का असर इतना जोरदार था कि उसने अपनी बंदूक छोड़ दी। फिर वह कुछ कदम पीछे हटा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। शी शियाओ और शियोंग जी को ये बात बहुत बुरी लगी। उस महिला का निशाना बेहद सटीक था और उसकी सजगता बिजली जैसी तेज थी। उसने किसी को 1 इंच भी हिलने का मौका नहीं दिया। ओह एलिस बेबी, तुमने सुअर को क्यों नहीं मार दिया? गंजे आदमी ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुझे उसे मारने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, मैं अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करूंगी, उसने तथ्यात्मक लहजे में जवाब दिया और शांति से उस आदमी की ओर बढ़ी। अध्याय 441, एक दिलचस्प खेल। अध्याय 441, एक दिलचस्प खेल। विदेशी महिला स्थिरतापूर्वक लेकिन तेजी से चल रही थी। उसका तंग बॉडीसूट उसके सुडौल शरीर को दिखा रहा था। तुम चुड़ैल, तुम बिना बंदूक के मेरा सामना करने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें अभी नीचे गिरा दूंगा, शी शियाओ का आदमी चिल्लाया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था क्योंकि उसकी युवा बहादुर आत्मा ने उसे उसका सामना करने का साहस दिया था। उसने बिना कुछ कहे उसे उतार दिया। वह आदमी पागल हो गया इस ख्याल से कि वे सब तो वैसे भी मरने वाले हैं। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस औरत को भी अपने साथ ले आए। वह आदमी दहाड़ता हुआ महिला की ओर दौड़ा और उसके सिर पर मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। इससे पहले कि वह आदमी उसके 1 फुट के दायरे में भी पहुंच पाता, एक अंधेरी परछाई उसके पास से गुजर गई। उसने हवा का झोंका सुना, फिर उसके जबड़े में तेज दर्द हुआ। टूटी हुई पतंग की तरह वह नीचे गिरा और एक स्टील के खंभे से टकराया, जिससे जोरदार आवाज हुई। दामन, वह आदमी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें उठने की भी ताकत नहीं थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके दांत भी कुचले हुए थे, जिसकी वजह से वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। विदेशी महिला ने भावशून्य भाव से धीरे से अपना पैर नीचे कर लिया। उसके शिकार ने कुछ नहीं देखा, लेकिन शियोंग जी और शी शियाओ पूरे दृश्य के दर्शक बने रहे। इससे पहले कि वह आदमी उसके पास पहुंच पाता, महिला ने उसके जबड़े पर एक तेज और जोरदार किक मारी, इतनी जोर से कि उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि वह पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थी। यह शायद ताइक्वांडो किक थी, लेकिन एक महिला के लिए इतनी ताकत और सटीकता होना कितना दुर्लभ है। शी जियाओ ने बुदबुदाया, उसकी आंखें एक साथ आकर्षण और भय से चमक रही थीं। इतने सालों में शी शियाओ ने ज्यादातर हत्या की तकनीकें सीख ली थीं और उसे उसके कुछ अच्छे कौशल भी पता थे। हालांकि अगर वो होता तो भी वो उसे मार गिराता। बदकिस्मती से उस समय उन पर कई बंदूकें तानी हुई थीं, और अगर वो लापरवाही बरतता तो अंजाम बहुत बुरा होता। मुझे तुम्हें मारने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हाथों की जरूरत है, महिला ने दोहराया। वह भावशून्य भाव से उस आदमी के पीछे चल रही थी और आदमी को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसने अपनी बांह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। शी शियाओ की टीम का दूसरा व्यक्ति पीला पड़ गया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और किसी का ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश करता रहा। हा, सुअर तो सुअर ही होते हैं। एलिस के पास ताइक्वांडो में लाल बेल्ट है। बेवकूफ सुअर, गंजा आदमी हंसा। फिर ये लाल काला बेल्ट है, लाल नहीं, महिला ने सुधारा। अरे मेरी प्यारी एलिस, मेरी गलती, ये लाल काली बेल्ट है। ये लाल से बेहतर है और तुम्हें जल्द ही काली बेल्ट मिल जाएगी। तुम सही हो, गंजे आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? जियोंग जी अब और नहीं रोक सका और उन पर चिल्लाया। हा, जल्दी मत करो, मैं तुम बेवकूफ सुअरों के साथ एक दिलचस्प खेल खेलना चाहता हूँ। गंजे आदमी ने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को इशारा करते हुए कहा। जल्द ही 2 विदेशी पुरुषों ने 2 भारी बक्से निकाले और उन्हें जियोंग जी और शी जियाओ के बगल में रख दिया। इसका क्या मतलब है?
शी शियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। सीधी सी बात है, अंदर कुछ बंदूकें हैं, उन्हें पहचानना काफी मुश्किल है और अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम में से किसी एक को मार डालूंगा। कोई बात नहीं, गंजे आदमी ने कंधे उचका दिए। अध्याय 442, वह यहाँ कैसे आए? अध्याय 442, वह यहाँ कैसे आए? उस समय शी शियाओ और शियोंगजी को समझ में आया कि ये विदेशी लोग उनके साथ मनोरंजन की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे एक बिल्ली अपने जीवन को समाप्त करने से पहले चूहे के साथ खेल रही हो। क्या होगा अगर हम उन्हें पहचान सकें? शी शियाओ ने पूछा। उन्हें पहचाने? गंजे आदमी ने स्पष्टतः इस बारे में नहीं सोचा था। ओह, अगर तुम लोग उन्हें पहचान पाओ तो तुम कुछ और दिन जिंदा रह पाओगे और तुम और भी बंदूकें देखते रहोगे। मुझे लगता है कि आखिरकार ऐसी बंदूकें भी होंगी जिनसे तुम अनजान होगे। हा हा हा। गंजा आदमी विजयी भाव से हंसा। हालांकि उनके अंदर क्रोध का तूफान उमड़ रहा था, फिर भी उन्हें इन आदमियों के साथ सहयोग करना पड़ा और अपने लिए और समय खरीदने की कोशिश करनी पड़ी, वरना अगर वे उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें तुरंत मार दिया जा सकता था। लेकिन जैसे ही जियोंगजी और शी जियाओ ने बॉक्स खोला, वे दोनों अचंभित रह गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बक्से में रखे हथियारों का नाम क्या है, और खास बात यह कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कोई हथियार देखा ही नहीं था। ये शी जियाओ असहाय महसूस किया। अब क्या तुम उन्हें पहचान नहीं सकते? हा हा हा, हम नियमों से खेलेंगे, इसलिए मैं तुम में से किसी एक को मारकर शुरुआत करूंगा। गंजे आदमी ने अपनी बाहें उठाईं और अपनी बंदूक शियोंगजी पर तान दी। फिर जैसे अनिर्णय की स्थिति में हो, उसने उसे शी जियाओ की ओर तान दिया और उसने यह बात कई बार दोहराई। अचानक शस्त्रागार के अंदर कहीं से एक आवाज प्रकट हुई। मैं ये करूंगी, निंगशी ने बक्से के पास जाते हुए घोषणा की। विदेशी लोग निंगशी की उपस्थिति से आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे आए। विदेशियों के अलावा जियोंगजी और शी जियाओ भी हैरान थे। ये औरत यहाँ कैसे आ गई? तुम? शी शियाओ गुस्से से निंगशी को घूरता रहा। आखिरकार वह चिल्लाया, तुम यहाँ कैसे आ गई? निंगशी ने उसकी दहाड़ को नजरअंदाज कर दिया और बंदूकों पर ध्यान केंद्रित किया। उसका चेहरा आग्नेयास्त्रों से मंत्रमुग्ध था। जियोंगजी, इस औरत को क्या हो गया है? तुम इतने महत्वपूर्ण क्षण में एक अभिनेत्री को यहाँ ले आए, तुम्हें क्या हो गया है? शी जियाओ ने जियोंगजी पर दहाड़ते हुए कहा। शियोंगजी भी जो हुआ उससे उलझन में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंगशी यहाँ पहले से ही थी। क्या उसने सोचा था कि यह सब नाटक था? धिक्कार है, बताओ, क्या उसने सोचा था कि यह सब नाटक था? शी शियाओ का चेहरा काला पड़ गया। मुझे नहीं पता कि वह अपनी इच्छा से चुपके से मेरा पीछा कर रही थी। जियोंगजी ने समझाने की कोशिश की। कमीने, शी जियाओ ने गाली दी। फिर निंगशी को घूरा, तुम सिर्फ एक अभिनेत्री हो, तुम्हें क्या पता? यहाँ से चली जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? निंगशी अचानक घूमकर उसके सामने आए और उसे घूरने लगी। हा हा हा, अपनी ही टीम में संघर्ष, बढ़िया, मुझे ये पसंद है, मुझे और दो। गंजे आदमी ने उत्साह में कहा। बेचारे, डर के मारे उनका दिमाग खराब हो गया है, विदेशी महिला ने ठंडे स्वर में कहा। उसके जवाब मायने नहीं रखते, मैं कर दूंगा। शी शियाओ के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपनी जान इस बेवकूफ अभिनेत्री के हाथों में कैसे सौंप सकता था? उसे शायद सचमुच लग रहा होगा कि यह सब एक नाटक है। गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, उसने पहले ही कह दिया था कि वह ऐसा करने वाली है। अगर तुम उस व्यक्ति को बदलना चाहते हो जो अब जवाब देगा, तो मैं इसे एक जुर्माना मान लूंगा और तुम में से किसी एक को मार दूंगा। शी शियाओ की नाक निराशा से फूल गई। उसने निंगशी को घूरकर देखा और सोचा कि उसे अभी अपने नंगे हाथों से मार डालूं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका करिश्माई बॉस, महान लू टिंगजियाओ, जिसने उसे अपनी वफादारी की शपथ दिलाई थी, इस बेवकूफ अभिनेत्री के प्यार में क्यों पड़ गया। निंगशी ने शी जियाओ की बात अनसुनी कर दी और लापरवाही से डिब्बे से एक खूबसूरत पिस्तौल निकाल ली। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, ऑस्ट्रियन ग्लॉक 17 पिस्तौल, जो खास तौर पर ऑस्ट्रियाई सेना इस्तेमाल करती है। कुल लंबाई 185 मिलीमीटर, वजन लगभग 600 ग्राम, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैरल की लंबाई 114 मिलीमीटर होनी चाहिए। मैगजीन में 17 गोलियां तक भरी जा सकती हैं और इसकी मारक क्षमता 72 मीटर तक है। अध्याय 443, अब क्या मैं सही हूं? अध्याय 443, अब क्या मैं सही हूं? लू टिंगजियाओ के आदमियों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। सच कहूं तो उसे एक पेशेवर अभिनेत्री कहा जा सकता था, लेकिन सच तो ये था कि वो तो अभी अभी आई थी। उसे आग्नेयास्त्रों के बारे में क्या पता होगा? कितना बड़ा मजाक है। अरे कमबख्त चुड़ैल, तू हमें मारने की कोशिश कर रही है। अगर तुझे ध्यान आकर्षित करना है तो जाकर उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ सो जा। तू यहाँ क्या कर रही है? बकवास कर रही है? क्या तुझे लगता है कि तू यहाँ कोई सीन शूट कर रही है? शी शियाओ द्वारा लाए गए एक आदमी ने गुस्से से कहा। उसका मन तो कर रहा था कि निंगशी को वहीं मार डाले, फिर भी निंगशी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। इसके बजाय उसने बंदूक से खेलते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास बस यही है? ज्यादातर अमेरिकी FBI एजेंट तो वैसे भी यही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद निंगशी ने ऑस्ट्रियाई ग्लॉक 17 को एक तरफ फेंक दिया। वे पिस्तौल के बारे में सचमुच कुछ नहीं जानते थे। अगर कोई ज्यादा भेदक क्षमता वाला हथियार होता तो शी शियाओ और शियोंगजी उसके विशेषज्ञ होते। हालांकि निंगशी ने विश्वसनीय उत्तर दिया था, फिर भी शी शियाओ को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी नज़र में निंगशी एक मामूली अभिनेत्री थी जिसका करियर कोई मायने नहीं रखता।
उसे आग्नेयास्त्रों के बारे में क्या पता होगा? तो अब बताओ, क्या मैं सही हूँ? चूंकि लू टिंगजियाओ के लोग चिंतित थे, निंगशी ने गंजे आदमी से जवाब मांगा। गंजा आदमी मुस्कुराया। महिला सही थी, उसने बंदूक की खासियतें तो बताई ही थीं, ऑस्ट्रियाई ग्लॉक 17 के फायदे नुकसान भी बताए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी ऐसी ही पिस्तौल संभाली हो। हा, यह अच्छी बात है कि तुम्हारे पास एक स्मार्ट महिला है। अच्छा, चलो, खेल अभी शुरू हो रहा है। गंजा आदमी खिलखिलाकर हंसा। माफिया का संतुष्ट जवाब सुनकर लू टिंगजियाओ के आदमी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। क्या अभिनेत्री ने सही कहा? धिक्कार है, इतने करीब। शी जियाओ का आदमी पसीने से तरबतर हो गया था और उसे अचानक कुछ याद आया। ठीक है, चूंकि वह एक अभिनेत्री है, इसलिए उसे ग्लॉक जैसी पिस्तौल के बारे में पता होगा क्योंकि उसने पहले कुछ शूटिंग दृश्यों में अभिनय किया है। शी शियाओ और शियोंग जी ने इस पर ध्यान से सोचा। उस आदमी की बात सही थी, निंगशी एक अभिनेत्री थी और उन्हें कुछ गोलीबारी के दृश्य देखने को मिले होंगे। यह शायद संयोग ही था कि वह पहले भी ग्लॉक 17 पिस्तौल के एक मॉडल के संपर्क में थी और अपने काम की प्रकृति के कारण शायद वह उससे परिचित थी। कितना करीबी था। शियोंगजी ने गहरी सांस ली। अगर निंगशी ने एक भी शब्द गलत कहा होता तो अंजाम बहुत बुरा होता। हमें एक विकल्प चाहिए, शी जियाओ ने अचानक कहा। निंगशी ने ऑस्ट्रियाई ग्लॉक को जरूर अपनी किस्मत से पहचाना होगा। अगर वह इसी तरह चलती रही तो उसकी किस्मत के खत्म होने पर शायद वे सब यहीं मर जाएंगे। हाँ, एक विकल्प। शी शियाओ का आदमी भी सहमत हो गया। उनके लिए अपनी जिंदगी का फैसला किसी बेवकूफ अभिनेत्री के हाथों में सौंपने के बजाय आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। अगर वे गलत भी हो गए तो कम से कम वे अपनी किस्मत खुद तय कर सकते थे। नहीं, जैसा मैंने कहा, अगर तुम अभी किसी को बदलोगे तो मैं इसे जब्त समझूंगा। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं तुम में से किसी एक सुअर को मारकर शुरुआत करूंगा। गंजे आदमी ने बेरुखी से घूरा। उसे चूहे बिल्ली के इस खेल में वाकई मजा आ रहा था। आखिरकार जब वह इससे ऊब जाएगा तो वे सब अभी भी मरे हुए मांस ही रहेंगे। अध्याय 444, हम नियम क्यों नहीं बदलते? अध्याय 444, हम नियम क्यों नहीं बदलते? इस मैगजीन में सिर्फ 12 गोलियां ही भरी जा सकती हैं क्योंकि यह पुराने डिजाइनों में से एक है। हालांकि मैं इससे पहले कभी नहीं मिली, फिर भी इस तरह के पुराने डिजाइनों का अंदाजा लगाना आसान है। मुझे पूरा यकीन है कि यह वही P229 है जिसे 1991 में जर्मनों ने खरीदा था। ये सिग सावर P229 पिस्तौल होनी चाहिए, उसने बंदूक एक तरफ फेंकते हुए कहा। शी शियाओ के आदमियों के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और वे प्रार्थना कर रहे थे कि निंगशी को अपने पिछले अभिनय अनुभवों से बंदूक के बारे में कुछ पता चल जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसे पिछले बार किस्मत से मिला था। लेकिन स्वाभाविक रूप से वे लड़ाई के लिए तैयार थे। अगर हालात बिगड़ते तो वे सभी विदेशियों पर टूट पड़ते और जितने हो सके उतने को मार गिराते, क्योंकि उन्हें वैसे भी बख्शा नहीं जा सकता था। तो मेरा जवाब सही है या नहीं? निंगशी ने भावशून्य भाव से उस खामोश गंजे आदमी को देखा। गंजे आदमी ने कुछ देर बाद ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा था कि आप एक अभिनेत्री हैं। तुम सही कह रही हो, निंगशी ने इनकार नहीं किया। अब वह एक अभिनेत्री थी, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं, एक अभिनेत्री के रूप में आप गोलीबारी के दृश्यों में शामिल रही होंगी, तो आपको इन बंदूकों के बारे में इस तरह से पता है। यह कोई बहुत प्रभावशाली बात नहीं है। गंजे आदमी ने उपहास किया और उसके ज्ञान को हल्के में लिया। अभिनेत्री क्या बेकार चीज है जो सिर्फ अपना शरीर बेचना और गंदे सौदे करना जानती है। तुम्हारे जैसे घिनौने सुअर को मारना तो मेरे हाथों से ही हो जाएगा, एलिस ने निंगशी को घूरते हुए कहा, क्योंकि उसे अभिनेत्रियों से नफरत थी। हे मेरी प्यारी एलिस, मैं तो इस खेल से ऊब ही गया हूँ। क्यों न हम नियम बदल दें? बंदूकें पहचानने से ज्यादा दिलचस्प और क्या हो सकता है? गंजे आदमी ने एलिस से इशारा करते हुए पूछा। क्या तुम्हें उन्हें आपस में लड़ते देखना अच्छा नहीं लगा? उन्हें एक दूसरे को मार डालने दो और हम उनके प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं, एलिस ने उत्तर दिया। ठीक है, इससे मुझे याद आया, गंजे आदमी ने कहा और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया जैसे ही उसने शियाओ के आदमी को देखा। बेवकूफ सुअर, क्या तुम उस औरत को अभी नहीं मारना चाहते थे? ये तुम्हारा मौका है, जाओ और उसका गला घोंट दो और मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार करूंगा। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें अपने जीवन में ऐसे दुर्लभ मौके बार बार नहीं मिलते? शियाओ के आदमी, जिसकी सफेद शर्ट पसीने से भीगी हुई थी, के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या तुम गंभीर हो? अगर तुम गंभीर हो तो इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गंजा आदमी हंसा। जरूर मेरे दोस्त, मैं नियमों का पालन करने वाला इंसान हूँ। जब तक तुम मेरे नियमों का पालन करोगे तब तक तुम्हें जीने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सौदा हो गया। शियाओ के आदमी ने कहा कि यह चींटी पर पैर रखने से अलग नहीं होगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, जियोंगजी ने क्रोधित जानवर की तरह उस पर दहाड़ते हुए कहा। लू टिंगजियाओ ने उसे अभिनेत्री की सुरक्षा करने का सख्त आदेश दिया था। बेवकूफ सुअर, कुछ भी लापरवाही मत करो और बस देखते रहो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। एक अन्य विदेशी व्यक्ति ने शियोंगजी पर बंदूक तानते हुए कहा। शियोंगजी को पता था कि अगर उसने कुछ और किया तो गोली उसके सिर के आर पार हो जाएगी। अध्याय 445, मेरे भी खेल के नियम हैं। अध्याय 445, मेरे भी खेल के नियम हैं। शियोंगजी ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं, उसकी नीली नसें उसकी त्वचा से बाहर निकल रही थीं। अगर वह अपने बॉस के आदेश का पालन नहीं कर पाया और बच नहीं पाया तो वह अपने बॉस लू टिंगजियाओ का सामना नहीं कर पाएगा। आराम से, अभी हिलना मत, अभी मरने की तुम्हारी बारी नहीं आई है।
लेकिन अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो चीजें पेचीदा हो जाएंगी। आखिरकार हमारे पास बहुत समय है, बेवकूफ सुअरों। खेल अभी शुरू हुआ है। हा हा हा। गंजे आदमी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मानो इस स्थिति से विजयी होकर निकलना उसकी किस्मत में लिखा हो। शी जियाओ, वह तुम्हारा अधीनस्थ है। बॉस ने सुश्री निंग की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। भले ही तुम मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने अधीनस्थ को गड़बड़ मत करने दो। जियोंगजी ने गंजे आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शी जियाओ पर चिल्लाया। शी शियाओ की भौहें तन गईं। हालांकि वह उस बेवकूफ औरत को नापसंद करता था, पर वह उसे मरते नहीं देखना चाहता था। ऐसा मत करो, शी जियाओ ने सफेद शर्ट वाले आदमी पर चिल्लाया। धिक्कार है। सफेद कमीज वाले आदमी ने चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए फर्श पर थूका। अब मुझे परेशान मत करो। नेता शी शियाओ, तुम मुझे बॉस से मिलने शस्त्रागार में लाए थे, लेकिन देखो क्या हुआ है। यह एक जाल है। हम यहाँ लगभग मर चुके हैं। वह सिर्फ एक अभिनेत्री है। उसे सम्मानित होना चाहिए कि मेरी जान उसकी मौत के बदले में ली जा सकती है। दरअसल वह निंग शी के बिल्कुल खिलाफ नहीं था। जब तक वह जिंदा है, उसे जियोंगजी या शी जियाओ को भी मारने के लिए कहने पर भी कोई शक नहीं होगा। चिंता मत करो, तुम्हारे अपने नियम हैं, मेरे भी अपने नियम हैं। निंग कसी मुस्कुराई और उसने बक्से से एक पिस्तौल निकाली। बेवकूफ सुअर, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। खेल के नियम बदल गए हैं। बंदूकें छूने की हिम्मत मत करना, उन्हें नीचे रख दो। एलिस चिल्लाई और खड़ी हो गई। मेरी प्यारी एलिस, उसकी परवाह मत करो। बंदूकों में गोलियां नहीं हैं, सभी मैगजीन खाली हैं। गंजे आदमी ने शेखी बघारते हुए हंसते हुए कहा, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसकी उदासीनता देखकर एलिस ने कंधे उचका दिए और वापस बैठ गई। क्या आप लोग जानते हैं कि यह एक इटालियन बेरेटा 92F पिस्तौल है? निंग शी ने मैगजीन निकालते हुए हल्के से कहा। तुम सही कह रहे हो, ये इटालियन बेरेटा है, लेकिन इसका क्या? खेल तो कब का खत्म हो चुका है। तुम बंदूकें पहचान सकते हो या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने ही किसी के हाथों मारे जाओगे। हा हा हा, मैं तो बस सोचकर ही रोमांचित हो रहा हूँ। तुम बेवकूफ सुअरों को एक दूसरे को मारते हुए, हर जगह खून बहाते हुए देखना, कितना शानदार है। गंजे आदमी ने अपना सिर पीछे फेंका और किसी मनोरोगी की तरह हंसा। निंग शी ने अपना सिर हिलाया। इस पिस्तौल की खास बात यह है कि यह एक ही गोली का इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सफेद शर्ट वाला आदमी हवा की तरह उस पर टूट पड़ा। तुम शापित चुड़ैल, नरक में जाओ। सफेद शर्ट वाला आदमी दहाड़ा। ज्यादातर छोटी पिस्तौलों की तरह, निंग शी ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, और साथ ही छलांग लगा दी। सबके अविश्वसनीय रूप से देखते हुए उसने अपना घुटना उस आदमी के पेट में घुसा दिया। उफ! उसके मुंह से चिपचिपा तरल पदार्थ निकलते ही उसका चेहरा ऐंठ गया और निंग शी के घुटने के प्रहार से वह पीछे की ओर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, निंग शी ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसकी कमीज का एक टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया। बाम! बिना ये समझे कि क्या हुआ, निंग शी ने उसे फर्श पर पटक दिया। उसी समय निंग शी के हाथ में कुछ गोलियां थीं और पलक झपकते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मैगजीन को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भर लिया। अध्याय 446, ये कैसी निशानेबाजी थी। अध्याय 446, ये कैसी निशानेबाजी थी। शी शियाओ का आदमी अपना सिर हाथों में पकड़े हुए कराह उठा। निंग शी की असाधारण युद्ध क्षमता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उस अभिनेत्री को मार डाला? क्या मजाक है। उसके कोमल व्यवहार में कितनी अद्भुत क्षमताएं छिपी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय निंग शी ने इटालियन बेरेटा 92F पिस्तौल में 7 गोलियां लोड कर ली थीं। बहुत पहले ही निंग ने देख लिया था कि बक्से में रखी सारी बंदूकों की मैगजीन खाली हो चुकी थी। विदेशी इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्हें भरी हुई बंदूकें दे दें। इसलिए जब निंग शी पहली बंदूक देख रही थी, तो उसने पहले से ही एक योजना बना ली थी। वह पहले राउंड में खुद के लिए और समय खरीदने की कोशिश कर रही थी और दूसरे राउंड में विदेशियों को अपनी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर करना था। तीसरे राउंड के लिए निंग शी ने पहले से ही अपनी योजना तैयार कर रखी थी। शी शियाओ के आदमी की जेब में कुछ उभरी हुई चीजें थीं जो गोलियों जैसी लग रही थीं, और निंग शी के लिए गोली के आकार को पहचानना नामुमकिन था। इसके अलावा फिलाडेल्फिया जैसी जगहों पर गिरोह के सदस्यों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त गोलियां रखना आम बात थी। निंग शी को ये भी एहसास हुआ कि विदेशियों के अहंकार के कारण उन्होंने लू टिंगजियाओ के आदमियों से हथियार नहीं छीने थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। पहले तो निंग शी उनके अहंकार का फायदा उठाकर सफेद कमीज वाले से पिस्तौल छीनना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसकी यह योजना नाकाम हो गई। शी शियाओ के आदमी ने जो बंदूक लाई थी, वह खास तौर पर बनाई गई थी। निंग शी को उसकी मारक क्षमता, भेदने की क्षमता और सटीकता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर उसने उसे इस्तेमाल किया और कोई गलती हो गई, तो वह और लू टिंगजियाओ के आदमी बेशक मर जाते। और उस डिब्बे में निंग शी की पसंदीदा पिस्तौल रखी थी, इटालियन बेरेटा 92F पिस्तौल। उसे यकीन था कि अगर वह इसे इस्तेमाल करेगी, तो इस मुश्किल से निकलने की 80% संभावना होगी। शी शियाओ और शियोंगजी दोनों ही निंग शी की चाल देखकर दंग रह गए। क्या ही शानदार प्रदर्शन था। कौन सोच सकता था कि उसके कमजोर और कोमल रूप के पीछे इतनी विस्फोटक शक्ति छिपी है। निंग शी ने पहले से ही भरी हुई इटालियन बेरेटा 92F पिस्तौल गंजे आदमी पर तान रखी थी। बेवकूफ सुअरों, उस औरत को अभी मार डालो। गंजा आदमी भड़क उठा। इटालियन बेरेटा 92F की खासियत ये थी कि इसमें फिलाडेल्फिया में उत्पादित लगभग 90% गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए गोला बारूद खत्म होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
जैसे ही वह गंजा आदमी बात कर रहा था, उसने जल्दी से अपनी बंदूक निंगक्षी की ओर तान दी और पहले उसे मारने का इरादा किया। उसे अपनी निशानेबाजी पर पूरा भरोसा था। हालांकि इससे पहले कि उसका निशाना निंगक्षी तक पहुंच पाता, उसकी बंदूक चल गई। टकराना। जैसे ही उसका निशाना सही बैठा, एक जोरदार गोली की आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी और गंजे आदमी के माथे से खून बहने लगा। धमाका। गंजा आदमी गिर पड़ा और उसका शरीर थोड़ा ऐंठ गया। उसके बाद उसने अंतिम सांस ली। निंगक्षी ने उस गंजे आदमी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर पूरे समय शी जियाओ और सफेद शर्ट वाले कराहते हुए आदमी पर ही टिकी थी। ये कैसी निशानेबाजी है, उसे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जियोंगजी ने स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर कहा। अध्याय 447। उसकी गति बहुत तेज है। अध्याय 447। उसकी गति बहुत तेज है। शियोंगजी और शी शियाओ दोनों हैरान थे। उनके दिमाग पूरी तरह से खाली हो गए थे। जो कुछ हुआ था वह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। क्या निंगक्षी वाकई एक आम अभिनेत्री थी? तुमने अभी क्या कहा? निंगक्षी बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तुम चुड़ैल हो, उसे पकड़ो। कुछ विदेशियों को जब यह एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वे होश में आए और उन्होंने निंगक्षी पर अपनी बंदूकें तानने के लिए अपने हथियार उठा लिए। बाम बाम बाम। हवा में कुछ और गोलियां चलीं। विदेशी पुरुषों के माथे से खून बहने लगा। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वे कुछ ही देर बाद फर्श पर गिर पड़े। ये तो बहुत तेज थी, बस बहुत तेज। सुश्री निंगक्षे तो बहुत तेज हैं। शियोंगजी प्रभावित होकर बड़बड़ाया। नहीं, वो सिर्फ तेज नहीं है, उनकी सटीकता कमाल की है। जिस दूरी से उन्होंने निशाना साधा वो उनकी बंदूक की अधिकतम सीमा के बराबर थी। असाधारण गति, उन्नत गणनाएं और सटीकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री हों। आखिर वो कौन है? शियोंगजी को कभी विश्वास नहीं हुआ कि एक अभिनेत्री यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हो सकती है। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसका बॉस क्या सोच रहा था? उसे निंगक्षी जैसी औरत की सुरक्षा करने को कह रहा था? क्या उसे सुरक्षा की जरूरत भी थी? ज्यादातर तो उसे किसी और की सुरक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे शी जियाओ कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। निंगक्षी ने पूरे समय विदेशियों की तरफ देखा तक नहीं, मानो वो बेतरतीब ढंग से गोली चला रही हो। लेकिन उसके सारे गोले निशाने पर लगे, जबकि दुश्मन को पलटवार करने का भी मौका नहीं मिला। आखिर में सिर्फ एलिस ही बची। सफेद शर्ट वाला आदमी अभी भी मारे जा रहे सूअर की तरह दर्द से कराह रहा था। कितनी परेशानी की बात है। भाग जाओ। निंगक्षी ने उस आदमी के पेट में लात मारी और वह दर्द से कराहते हुए लुढ़क गया, बस उससे दूर जाने के लिए। शी शियाओ और शियोंगजी दोनों ही कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, खासकर शी शियाओ की। उसे निंगक्षी की विस्फोटक शक्ति और युद्ध कौशल से डर नहीं था, बल्कि उसकी बंदूक और उसकी भयानक निशानेबाजी से डर था। तुम भाग्यशाली हो। अगर यह कुछ साल पहले हुआ होता तो तुम मुझसे इस तरह बात करते हुए पहले ही मर चुके होते। निंगक्षी ने शी शियाओ की ओर देखा। समझ रहे हो? हाँ। शी जियाओ ने अपने दांत भींच लिए और उसकी बात मान ली। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे दृढ़ता से कह रही थी कि वह इस महिला से झगड़ा न करे। सुश्री निंगक्षी, जल्दी से उस औरत को मार डालो। जैसे ही जियोंगजी ने देखा कि एलिस अभी भी जीवित है, उसने जल्दी से कहा। निंगक्षी ने एलिस की ओर देखा और कहा, अभी तुमने क्या कहा था? कि मैं केवल अपना शरीर बेचना जानती हूँ और मुझे मारने के लिए तुम्हें केवल तुम्हारे हाथों की आवश्यकता है। एलिस ने उस पर भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो, बेवकूफ सुअर। एलिस ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाल ली। बाम। निंगक्षी तेज थी। निंगक्षी की गति देखकर एलिस अचंभित रह गई, लेकिन गोली जानबूझकर उससे चूक गई और उसकी बंदूक में जा लगी। पापा। एलिस की बंदूक उससे लगभग 10 मीटर दूर फेंकी गई। बहुत बढ़िया, अब इसे मार डालो, जियोंगजी ने उत्साह से कहा। मेरी गोलियां खत्म हो गईं। निंगक्षी ने अपनी खाली बंदूक फेंक दी और कंधे उचका दिए। खैर, हमें किसी न किसी तरह से जीवित व्यक्ति की जरूरत है। अध्याय 448। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अध्याय 448। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तुम मर चुके हो, एलिस ने गुस्से से कहा और तेजी से आगे बढ़ी और मुक्का मारने के लिए तैयार हो गई। आजकल लाल काले बेल्ट धारक बहुत घमंडी हैं। निंगक्षी ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। एलिस को गंभीरता से लेने की भी जहमत नहीं उठाई। सावधान रहो, वह औरत खतरनाक है, जियोंगजी ने उसे याद दिलाया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, निंगक्षी ने अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और तेजी से नीचे ले आए। जैसे ही एलिस निंगक्षी के करीब पहुंची, निंगक्षी की लात पहले से ही नीचे की ओर थी और वह सीधे एलिस के सिर पर लगी। एलिस बेहोश हो गई और बिना हिले डुले फर्श पर पड़ी रही। पास हो गया, शियोंगजी आश्चर्य से हकलाया। निंगक्षी ने विदेशी महिला को सिर्फ एक किक से हरा दिया था। मैं आपको बताना भूल गई कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, निंगक्षी ने एलिस को बेहोश करने के बाद शांति से कहा। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसे देखकर शी शियाओ और शियोंगजी अवाक रह गए। निंगक्षी। अचानक एक परिचित आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह आवाज, लू तिंगजियाओ, बॉस। निंगक्षी जल्दी से दौड़कर आई और उसे सिर से पैर तक जांचा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, उसने राहत की सांस ली। आप ठीक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तुम। इस समय लू टिंगजियाओ का क्रोध शब्दों से परे था। उसका शरीर क्रोध से जल रहा था और क्रोध उसके दिल को खा रहा था। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? ये पहली बार था जब निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ को इतने गुस्से में देखा था और वह डर गई थी। बॉस, आप बहुत डरावने हैं, लू टिंगजियाओ ने अपने दांत भींचे। क्या तुम सच में जानते हो कि डर क्या होता है? निंगक्षी ने दयनीय भाव बनाए और कमजोरी से कहा, जाहिर है मुझे डर लग रहा है, मैं तो बस एक लड़की हूँ।
मैं तो अभी अभी मरते मरते बची थी। मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। बॉस, अब मुझ पर चिल्लाए मत, मुझे थोड़ी राहत चाहिए। शी शियाओ और जियोंगजी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह अवाक रह गए। दोनों निंगक्षी से नाराज थे। अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत घमंडी और ताकतवर बन रही थी। उसका कौन सा अंग डरा हुआ लग रहा था? क्या उसे सिजोफ्रेनिया हो गया था? बॉस कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। जब लू टिंगजियाओ ने लड़की के घबराए हुए चेहरे को देखा तो उसने अपने अंदर के गुस्से को काबू में किया और उसे इस मामले में और परेशान न करने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और लड़की के सिर पर अपनी चौड़ी हथेलियों से थपथपाकर उसे दिलासा दिया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। निंगक्षी ने एक लंबी आह भरी और चुपके से अपनी छाती थपथपाई, मानो वह एक बड़ी मुसीबत से बच गई हो। बॉस जब गुस्से में होता था तो वाकई बहुत डरावना लगता था। फिर उसने कमजोरी से कहा, मम्मा, आपको देखने के बाद अब मुझे डर नहीं लगता बॉस, बशर्ते आप मुझ पर चिल्लाए नहीं। लू टिंगजियाओ ने क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, मुझे खेद है, मेरी गलती है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। शी जियाओ और जियोंगजी फिर से अवाक रह गए। अभी क्या हुआ था? यह व्यक्ति कौन था? क्या यह उनका बॉस लू टिंगजियाओ था, या फिर यह वास्तव में उनका बॉस नहीं था बल्कि उनके दुश्मन द्वारा बिछाया गया एक और जाल था? इस सबसे निश्चिंत एकमात्र व्यक्ति चेंग फेंग था, जो लू टिंगजियाओ के पीछे खड़ा था। उसने अपना चश्मा नाक पर चढ़ाया और ऐसे चेहरे से उनकी तरफ देखा जैसे उन्हें ऐसे युवा बदमाश समझकर उपहास कर रहा हो जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। अध्याय 449, बॉस को सवारी पर ले जाना। अध्याय 449, बॉस को सवारी पर ले जाना। शस्त्रागार से बाहर निकलते समय निंगक्षी को ये जानकर राहत मिली कि लू टिंगजियाओ ठीक है। जब उसने कार की खिड़की से बाहर का दृश्य देखा, फिलाडेल्फिया, पिछली बार जब वह वहां गई थी तो वहां हमेशा की तरह चहल पहल थी। अब जो बचा था वह युद्ध के परिणामस्वरूप एक तबाह राज्य था। लू टिंगजियाओ ने निंगक्षी पर नजरें गड़ा दी जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी। चाहे उसकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, जब वह अपने आदमियों के साथ शस्त्रागार में पहुंचा तो उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि निंगक्षी, जिसे घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए था, इतनी खतरनाक जगह पर आ जाएगी। डर के अलावा उसने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित था। कुछ ही सेकंड में उसकी गोलियों से सभी की जान चली गई और निश्चित रूप से उसके उस एक जोरदार प्रहार ने विदेशी महिला को हरा दिया। उस पल उस लड़की के चारों ओर एक बिल्कुल अलग आभामंडल था, एक अजीब आभामंडल जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। निंगक्षी का कोई नामोनिशान नहीं था, मानो वह कोई और अजनबी हो। लेकिन वह जानता था वह लड़की अभी भी निंगक्षी थी। यह उसका पुराना संस्करण था। लेकिन जब उसने उसे खुशी खुशी उसके पास आते और दयनीय भाव से उसे बताते देखा कि वह कितनी डरी हुई है, तो उसे पता चला कि वह अभी भी वही लड़की थी जिसे वह जानता था। निंगक्षी पीछे मुड़ी और उसकी नजर लू टिंगजियाओ से मिली। उसने घबराकर कहा, उफ बॉस, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या अब आप मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अब आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। लू टिंगजियाओ ने अपने विचारों पर लगाम लगाई और विनम्रता से कहा, फिलाडेल्फिया में मुझे अभी कुछ और काम निपटाना है। क्या आप पहले वापस जाना चाहते हैं या बाद में मेरे साथ चलेंगे? निंगक्षी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। फिर उसने बताया, देखिए, इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है और यह बहुत ही दुर्लभ अवसर है जब मैं देश से बाहर जा पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर एक छोटी छुट्टी मनाऊंगी। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और सामान्य से थोड़े ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ जा रही हो तो अगले कुछ दिनों तक मेरी नजरों में रहोगी। निंगक्षी परेशान दिखी, तो क्या मैं बोर होकर मर नहीं जाऊंगी? लू टिंगजियाओ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। निंगक्षी ने जल्दी से अपनी बात दोहराई, नहीं 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 बॉस, आपके साथ रहकर मैं बोर कैसे हो सकती हूँ? आपके साथ रहना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। कार के पीछे जियोंगजी ने हल्के से खांसते हुए धीमी आवाज में कहा, सुश्री निंगक्षी, क्या वह सिजोफ्रेनिक हैं? शी शियाओ ने उस पर आंखें घुमाई, भाड़ में जाए वो सिजोफ्रेनिया वाली बकवास। क्या अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो तो शुरू से ही बॉस को बेवकूफ बना रही थी, तो वह बॉस के सामने सिर्फ नाटक कर रही थी। शियोंगजी अभी भी उलझन में थी, तो फिर आप सुश्री निंगक्षी के प्रति बॉस के रवैये को कैसे समझाएंगे? शी शियाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह बुदबुदाया, मुझे कैसे पता, मैं तो बहुत डर गया था। आखिरकार उसने तो यही सोचा था कि उसका बॉस जो अभी अभी आया था कोई धोखेबाज था। चेंग फेंग, जो पूरे समय दस्तावेजों पर काम करते हुए उनकी बातचीत सुन रहा था, अब और नहीं रोक सका। तुम अविवाहित लोग क्या जानोगे, ये प्रेम की शक्ति है। वे अंततः सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए। होटल में लू टिंगजियाओ उसे सीधे अपने कमरे में ले आया। वह उसे सोफे पर बैठाकर फोन करने के लिए बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद चेंग फेंग निंगक्षी के लिए एक पीएसपी गेम कंसोल, कुछ फैशन पत्रिकाएं और कुछ स्नैक्स लेकर आया। निंगक्षी को बिठाने के बाद लू टिंगजियाओ ने अपने आदमियों को मीटिंग के लिए इकट्ठा किया। मीटिंग रूम की एक खिड़की से वह निंगक्षी को लिविंग रूम में देख सकता था। वह सचमुच उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने वाला था। अध्याय 450, यू बास्टर्ड। अध्याय 450, यू बास्टर्ड। निंगक्षी गेम कंसोल, पत्रिकाओं और स्नैक्स से भरे अपने घेरे के बीच में बैठी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद चेंग फेंग, शी शियाओ, जियोंगजी और कुछ अन्य लोग उसके पास से गुजरे।
बाकी लोग, जिन्होंने निंग शी को पहले कभी नहीं देखा था, लिविंग रूम में इतनी प्यारी लड़की देखकर हैरान थे। शी शियाओ और शियोंग जी के मुंह थोड़े से खिले जब उन्होंने उसे अपनी पत्रिकाओं के साथ सोफे पर आज्ञाकारी ढंग से बैठे देखा। निंग शी अभी आराम के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने लू टिंगजियाओ की तरफ देखा और पाया कि वो अपनी बातचीत में पूरी तरह मग्न था। उसने जल्दी से किसी को एक मैसेज भेजा, यू कमीना। उसने अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए बहुत सारे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए। तुरंत ही जवाब आ गया, गाजर यून, मैं तुम्हें इसे फिर से कहने की चुनौती देता हूँ। अब धमकी, है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई? निंग शी ने उसकी स्क्रीन पर टैप किया, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाई अन, तुम कमीने। गाजर यून, निंग शी, क्या तुम मुसीबत ढूंढ रही हो? निंग शी यह मैसेज देखकर गुस्से से उबल पड़ी। उसने जवाब दिया, तो अब तुम्हें अपने किए पर शर्म आ रही है? तुम्हें पता था कि तुम उसे आमने सामने नहीं हरा सकती, इसलिए तुमने अचानक हमला किया। कितनी घटिया चाल है। तुम्हें कमीना कहना भी सभी कमीनों के लिए शर्म की बात है। अगला उत्तर लगभग 10 सेकंड बाद आया, एक आश्चर्यजनक हमला। निंग शी ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम नहीं होती तो और कौन होता? मुझे मत बताना कि फिरो और एलिस तुम्हारे लोग नहीं थे। लगभग तुरंत ही जवाब आया, गाजर यून, आप लोगों में झगड़ा हुआ था? बिल्कुल, अगर मेरी अक्ल और हिम्मत न होती तो मैं मर ही जाता। और बात बदलने की कोशिश मत करना, असल मुद्दा ये नहीं है। गाजर यून, मेरे प्रिय, बेशक यह मुख्य बिंदु है। उसी समय लास वेगास के एक भूमिगत बार में चकाचौंध रोशनी और तेज संगीत के बीच नशे में धुत लोग डांस पूल में रात भर नाच रहे थे। एक सुंदर सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला आदमी एक आलीशान बूथ के बीच में विशाल क्रिस्टल डिस्को बॉल के नीचे बैठा था। उसकी आंखों से एक प्रकार की दुष्टता झलक रही थी। गर्म, कम कपड़े पहने लड़कियों की एक बड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया और खुशी से शराब पी। ये वास्तव में एक शानदार दावत थी। उसके पास एक काले बालों वाला एशियाई आदमी एक बड़े सोफे पर अकेला बैठा था। उसने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था, नीले ईयरफोन लगाए हुए थे और सामने अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने लोगों को यह आभास दिया कि वह अपने आसपास किसी को नहीं चाहता। बार में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, हर कोई उससे दूर ही रहता था। गोरे इटालियन आदमी की मेज की तुलना में ये बिल्कुल अलग बात थी। कुछ देर बाद काले बालों वाले व्यक्ति ने लैपटॉप की ओर आदरपूर्वक सिर हिलाया और फिर इतालवी व्यक्ति के पास गया और शांत स्वर में कहा, श्रीमान ऑगस्टीन, क्या फिरो ने आपके आदेश के तहत काम किया? सुनहरे बालों वाले नीली आंखों वाले इटालियन व्यक्ति ने नशे में ऊपर देखा, हम फिरो, हाँ, ये मेरे आदेश थे। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? काले बालों वाले व्यक्ति ने तथ्यात्मक रूप से कहा, आपने ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध काम किया है जिसके विरुद्ध आपको काम नहीं करना चाहिए था। कोई ऐसा जिसके खिलाफ मुझे नहीं जाना चाहिए? आदमी ने अभी भी उलझन में पूछा। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो और उसे कुछ समझ आ गया हो। तुम्हारा मतलब उस औरत से है?